Hello everyone, let's start today's class that is control and coordination। तो बहुत दिन बाद मैं फिर से YouTube पे एक्टिव हो चुका हूँ। तो आज से हम लोग क्लास लेना स्टार्ट करेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो कुछ भी मतलब इन डिटेल एनसीईआरटी का रहेगा और एनसीईआरटी से सराउंडिंग जितने सारे भी कॉन्सेप्ट्स रहेंगे उसको हम लोग कवर अप करेंगे, जो कि तुम्हारा क्लास 10th सीबीएसई स्टूडेंट्स को भी हेल्प करेंगे और हमारे जो सीटेड पेपर 2 अपीयर कर रहे हैं उनको भी हेल्प करेगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। So first one, before starting the chapter that is control and coordination, so a basic terminology that is stimuli। So what is stimuli? हमें पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि ये stimuli होता क्या है, क्योंकि पूरे चैप्टर में हम लोग को किसको लेकर चलना पड़ेगा, इस stimuli को लेकर चलना पड़ेगा। What is this stimuli? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एक नॉर्मल भाषा में इसको बोले stimuli क्या होता है, लेट से मैंने किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ रहा हूँ, वो हॉट लग रहा है, तो क्या है, जो हॉटनेस उसका हम लोग फील कर रहे हैं वो एक क्या है, स्टिमुली। मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे अगर कुछ चेंज हो रहा है, उस चेंजेस को हम फील कर रहे हैं, जो चेंज हम फील कर रहे हैं वो एक स्टिमुली है। मान के चलो लेट सपोज मैंने कुछ खा लिया और मैं जैसे ही खाता हूँ बिटर लगता है, दैट बिटर टेस्ट इज ए स्टिमुली। ओके, सो प्लांट्स एंड एनिमल्स रेस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, उस एनवायरमेंटल फैक्टर्स में अगर कुछ चेंजेस आते हैं, उस चेंजेस के कारण अगर हम कुछ फील करते हैं, तो जो फील करते हैं हम उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एक स्टिमुली बोलेंगे। ओके, दैट इज नोन एज स्टिमुली। और इसी स्टिमुली को लेकर पूरे चैप्टर में डिस्कशन किया गया है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म विच आर हैविंग मोर देन 2 और मोर देन 3 सेल्स। है समझ में, 2 हो या फिर 2 से ज़्यादा सेल्स हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बीइंग क्या है, मल्टी सेलुलर। लेट से कोई अगर स्नेक्स दिख रहा है वो भी क्या है, मल्टी सेलुलर। प्लांट दिख रहा है तो क्या है, मल्टी सेलुलर। आया समझ में। लेकिन जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारे क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हैं। जैसे कि एल्गे क्या हो गया हमारा, यूनिसेलुलर हो गया। बहुत सारे फंगाई हो गए, वो सब क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। आया समझ में। यूनिसेलुलर मीन सिंगल सेल। जैसे कि ईस्ट एक क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। किसको बिलोंग करता है, फंगाई को बिलोंग करता है। छोटे छोटे जो चीज़ें हैं हम लोग को याद रखना होगा। लेकिन हम इस चैप्टर में मोर पर्टिकुलरली हम लोग किसका, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो ये जो चैप्टर दे रखा है पर्टिकुलरली किसको बेस करके दे रखा है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दैट इज टोटली प्लांट एंड एनिमल। एक पार्ट में हम लोग एनिमल्स का खत्म करेंगे, उसके बाद लास्ट पार्ट में थोड़ा सा प्लांट के बारे में दे रखा है तो उसको कवर अप करेंगे। ठीक, तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर आर स्पेशलाइज्ड टिश्यू। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें पता है, जैसे हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का पढ़ना शुरू करते हैं, एक सिंगल सेल नहीं होता है, वहाँ पे मल्टी सेल का काम आता है। मल्टी सेल मतलब अलग अलग सेल होते हैं, अलग अलग सेल के अलग अलग टिश्यूज होते हैं और अलग अलग टिश्यूज के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। आए समझ में। सो दो स्पेशलाइज्ड टिश्यू विच इज यूज्ड फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब जैसे कि हम लोग पढ़ रखे हैं, लेट से ये हमारा क्या है, सेल। ये सेल में हमारा ये क्या होता है, एक न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स। तो इस क्रोमोसोम्स ने क्या कर रखा है, हमारा बॉडी का जितना भी जेनेटिक मेकअप है, हमारा बॉडी का जितने भी सारे क्रोमोसोमल इन्फॉर्मेशन है, वो सब किसके अंदर स्टोर्ड है, क्रोमोसोम्स के अंदर है। क्यों, क्योंकि क्रोमोसोम कंटेन्स डीएनए, और डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। है समझ में। तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है डीएनए, ये क्या करता है, सारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अपने अंदर कंटेंट करके रखता है। तो ये क्या करता है, पूरा सेल में जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज हो गए या फिर जितने भी सेल के अंदर बायोकेमिकल एक्टिविटीज हो गए, उसको कौन कंट्रोल करता रहता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता रहता है। इसी तरह पूरा बॉडी का जो एक्टिविटी होता है, फॉर लेट से वॉकिंग हो गया, स्लीपिंग हो गया, मैं कभी खा रहा हूँ, मैं कभी चल रहा हूँ, लेट सपोज मैं कभी दौड़ रहा हूँ, ये जो सारे चीज़ें हैं ये कौन कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है एक ही सेल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। कौन कंट्रोल करता है, न्यूरॉन। तो अकेला न्यूरॉन तो कंट्रोल नहीं करेगा, न्यूरॉन जो है सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन फिर बंडल्स ऑफ न्यूरॉन्स मिलकर क्या बनते हैं, नर्व सेल्स। फिर नर्व सेल्स मिलकर क्या बनते हैं, नर्वस सिस्टम। तो ये जो पूरा नर्वस सिस्टम है हमारा बॉडी का, वो क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। ये एक पार्ट हो गया न्यूरॉन। न्यूरॉन के अलावा और एक चीज है जो कि हमारा बॉडी का अदर पार्ट को कंट्रोल करता है, दैट इज हार्मोन्स। व्हाट आर हार्मोन्स? हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स।
हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर होते हैं, जो कि इस चैप्टर का लास्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जो चैप्टर का मेजर पार्ट है वो किसके बारे में दे रखा है? न्यूरॉन के बारे में। तो न्यूरॉन को हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे, उसके ऊपर इन डिटेल स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद ब्रेन का इन डिटेल स्टडी करेंगे, उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन का इन डिटेल स्टडी करेंगे, उसके बाद हम लोग थोड़ा प्लांट के बारे में सीखेंगे, और प्लांट का जो नास्टिक मूवमेंट हो गया या फिर उसका जियोट्रोपिक्स मूवमेंट्स हो गए, ये सारे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद लास्ट में एनिमल हार्मोन्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करना है, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स को लेकर रिलेटेड है, वो हम लोग कर लेंगे। ठीक। सो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड टिश्यू इज यूज्ड फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज प्रोवाइडेड बाय नर्वस टिश्यूज। ओके, तो नर्वस टिश्यूज कैसे दिखते हैं? हमें पता है ये कुछ ऐसे ब्रांच्ड और इलोंगेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? ब्रांच्ड एंड इलोंगेटेड। ये हम लोग क्लास 6th और 7th में भी पढ़ चुके हैं कि जो न्यूरॉन्स होता है ये कैसे होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं और इलोंगेटेड होते हैं। और उसके साथ साथ हमें पता है ये क्या होते हैं? द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। अगर हमारा बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल कहीं मिलता है तो कौन होता है? न्यूरॉन होता है। क्योंकि एक जो न्यूरॉन होता है कितने मीटर का होता है? 1 to 1.5 मीटर। यू कैन इमेजिन, अगर इतना बड़ा सेल कोई हमारा बॉडी के अंदर पाया जाए तो वो कौन है? सिर्फ न्यूरॉन है, जिसका लेंथ कितना है? अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.5 मीटर। आया समझ में? ओके। उसके बाद क्या है? केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन इज सीन बोथ इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स। मैंने बताया ना, जैसे कि हम लोग हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, वो किसके बारे में डिस्कस करेंगे? दैट यूजुअली कंटेन्स केमिकल कोऑर्डिनेशन, जो कि किसके बारे में मोर पर्टिकुलरली हम लोग डिस्कस करने वाले जा रहे हैं? हार्मोन्स के बारे में। लेकिन हार्मोन्स बहुत कम दे रखा है इस चैप्टर में, हार्मोन के रिलेटेड बहुत सारे कम टॉपिक्स दे रखे हैं, सबसे ज़्यादा दे रखा है न्यूरॉन को लेकर। तो न्यूरॉन का जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो क्या है? नर्वस सिस्टम। व्हाट इज नर्वस सिस्टम? इट इज द सिस्टम ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज दैट रिसीव्स द स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब क्या हो गया? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ अगर चेंज हो रहा है, जैसे कि हॉटनेस हो गया, कोल्डनेस हो गया, उसको कोई रिसीव कर रहा है, तो कौन रिसीव कर रहा है? हमारा नर्वस सिस्टम ही रिसीव कर रहा है। तो नर्वस सिस्टम कैसे रिसीव करेगा? जैसे कि हमारा स्किन है, स्किन में क्या प्रेजेंट है? थिग्मो रिसेप्टर। थिग्मो रिसेप्टर मतलब ये होता है, कभी अगर टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं तो थिग्मो रिसेप्टर उसको डिटेक्ट करता है, फिर उसको किसके थ्रू भेजता है? सेंसरी न्यूरन। सेंसरी न्यूरन फिर भेजता है रिले न्यूरॉन, फिर रिले न्यूरॉन भेजता है मोटर न्यूरॉन, देन टू इफेक्टर। ये हम लोग पूरा चीज किस में पढ़ने वाले हैं? रिफ्लेक्स एक्शन में पढ़ने वाले हैं। तो नर्वस सिस्टम ये बोल रहा है इट इज द सिस्टम ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज दैट रिसीव स्टिमुलस। मान के चलो कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, मैंने हॉट ऑब्जेक्ट को पकड़ रहा हूँ, तो हॉट ऑब्जेक्ट को जैसे ही पकड़ूंगा तो मुझे क्या फील होगा? हॉट ही फील होगा, हॉटनेस फील होगा। तो जो हॉटनेस फील होता है वही क्या होता है? स्टिमुलस। एंड ट्रांसमिट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर्मिंग ए नेटवर्क। अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी मतलब कुछ सिग्नल्स भेजे जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, कुछ सिग्नल्स ऐसे होते हैं जिसको भेजे जाते हैं ब्रेन को, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दीज आर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, जो कि मेनली क्या करते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को कोऑर्डिनेट करते हैं पूरा बॉडी। ठीक, चलो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नर्वस सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट वर्टिब्रेट्स? पहला डाउट तो ये आता है कि हम क्लास 10th में ये नहीं जान पाते हैं वर्टिब्रेट होता क्या है। व्हाट आर वर्टिब्रेट्स? दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर हैविंग वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, तो जिन जिन के पास वर्टिब्रल कॉलम हो, जो हमारा बैकबोन होता है, बैकबोन को वर्टिब्रल कॉलम नहीं बोलते हैं। बैकबोन के अंदर एक होलो स्ट्रक्चर का पाइप होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। और उस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड। उसके अंदर क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड। सो नर्वस सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट मतलब क्या क्या किसमें किसमें होते हैं? लेट सपोज एनिमल्स लाइक ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग भी क्या है? ह्यूमन बीइंग क्या है? एक वर्टिब्रेट है। आया समझ में? तो वर्टिब्रेट्स में अगर हम लोग नर्वस सिस्टम का डिस्कशन करें तो पहला क्या आता है? CNS, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद क्या आता है? PNS, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और उसके बाद आता है ANS, दैट इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सो व्हाट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम? सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। आया समझ में? जो मेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे रोल प्ले करते हैं वो कौन है? CNS है। आया समझ में? उसमें कौन कौन आता है? एक आता है ब्रेन, दूसरा क्या आता है? स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सराउंडिंग में जो कुछ भी न्यूरॉन्स या फिर नर्व्स जनरेट होते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दिस इंक्लूड्स पेरिफेरल नर्व्स ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मान के चलो ये मेरा क्या है? ब्रेन। ओके, ये मेरा क्या है?
ब्रेन। इस ब्रेन के अराउंड जो न्यूरॉन ओरिजिनेट हो रहे होंगे इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और इस ब्रेन से डायरेक्टली जॉइंट जो भी न्यूरॉन्स है, उस न्यूरॉन से जो न्यूरॉन ओरिजिनेट होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ANS, दैट इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्व्स ओरिजिनेट फ्रॉम पेरिफेरल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। आया समझ में, पेरिफेरल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स से जो नर्व्स ओरिजिनेट होते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। लेकिन मोर पर्टिकुलरली तुम्हारा जो एग्जाम है उसमें मोर पर्टिकुलरली किसके बारे में ज्यादा पूछा जाता है, एक तो पूछा जाता है CNS, दूसरा किसके बारे में पूछा जाता है, PNS, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये मान के चलो ये हो गया सेंटर। सेंटर के सराउंडिंग वाला जो एनवायरमेंट हो गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिफेरल एनवायरमेंट। तो पेरिफेरल एनवायरमेंट में जो न्यूरॉन पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो चीज आता है, एक आता है क्रेनियल नर्व्स, दूसरा आता है स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियम किसके साथ रिलेटेड है, ब्रेन के साथ। तो ब्रेन से जो न्यूरॉन्स अराइज होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेनियल नर्व्स। तो क्रेनियल नर्व्स किसका एग्जांपल है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। किसका, क्रेनियल नर्व्स किसका एग्जांपल है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, इस स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारे न्यूरॉन्स ओरिजिनेट होते हैं। आया समझ में, स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारे न्यूरॉन्स ओरिजिनेट होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व्स। क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। आया समझ में। और इसी क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स से जो नर्व्स ओरिजिनेट होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इतना ही बस याद रखना। आया समझ में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का एक्चुअली में फंक्शंस क्या क्या है। तो it regulates involuntary action. Involuntary actions means those actions which are performed against our will. Against our will मतलब जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे कि मान के चलो मैं चल रहा हूँ, अगर मैं चल रहा हूँ अपने पैर से तो ये मेरा कौन कमांड दे रहा है, ब्रेन कमांड दे रहा है, तब मैं चल रहा हूँ। तो ये क्या है, वॉल्यूंटरी एक्शन, मैं अपने मर्जी से कर रहा हूँ। अगर मैं कुछ खा रहा हूँ तो मैं अपने मर्जी से खा रहा हूँ, अगर मैं सो रहा हूँ तो अपने मर्जी से सो रहा हूँ। लेकिन मान के चलो मेरा हार्ट बीट कर रहा है, अगर मैं अपना हार्ट बीट कर रहा है, क्या मैं अपने हार्ट को पकड़ के दबा दूँ, बंद हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा ना, है। तो जो चीज़ मैं अपने हाथ से नहीं कर सकता हूँ, अपने मन से नहीं कर सकता हूँ, अपने इच्छा से नहीं कर सकता हूँ, उसे मैं क्या बोलूँगा, इनवॉल्यूंटरी एक्शन। इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, विच आर नॉट कंट्रोल्ड बाय आर विल। अपने मर्जी से जो चीज़ नहीं हो सकता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इनवॉल्यूंटरी एक्शन। तो बहुत सारी इनवॉल्यूंटरी एक्शन है जो कि कौन परफॉर्म करता है, नर्वस सिस्टम। मान के चलो कभी कभार तुम ये ऑब्जर्व किए होगे, जब सो रहे हो अचानक से तुम्हारा हाथ ऐसे पास में आ जाता है, नहीं तो ऐसे हाथ खींच जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। उसको भी कौन कंट्रोल करता है, यही नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। उसके बाद क्या है सेकंड फंक्शन, इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स वॉल्यूंटरी मसल्स। वॉल्यूंटरी मसल्स को भी कौन कोऑर्डिनेट करता है, नर्वस सिस्टम ही करता है। मान के चलो मेरे सामने क्या रखा है, मिठाई। अब मिठाई तो अपने आप नहीं आ जाएगा मेरा मुंह के अंदर, ऑब्वियसली मैं अपना हाथ लेकर जाऊंगा, मिठाई को पकड़ूंगा और खाऊंगा। तो ये जो सिग्नल है, पहला मिठाई वहाँ पे रखा हुआ है, मिठाई जैसे ही वहाँ पे रखा हुआ है तो ये मिठाई को देखा कौन, मैं देखा। तो मेरे आंख में एक स्टिमुलस गया कि वहाँ पे क्या रखा हुआ है, मिठाई। तो मेरा ब्रेन इंटरप्रेट करता है उस मिठाई को खाना है। तो जैसे ही खाना है ब्रेन एक सिग्नल भेजेगा, किसको, अपने इफेक्टर मसल। इफेक्टर मसल्स मतलब यहाँ पे जो मसल्स हैं, ये मसल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो किसको मैं पकड़ूंगा, मिठाई को पकड़ूंगा, फिर क्या करूंगा, खाऊंगा। ये क्या हो गया, वॉल्यूंटरी मसल। मतलब अपने विल के हिसाब से, अपने मर्जी के हिसाब से अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो उससे मैं क्या बोलूंगा, वॉल्यूंटरी एक्शंस। एंड वॉल्यूंटरी एक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय वॉल्यूंटरी मसल्स। तो इनवॉल्यूंटरी एक्शन कौन करता है, हमारा कार्डियक मसल। कार्डियक मसल किस में प्रेजेंट है, हार्ट में प्रेजेंट है। क्लियर, इज इट क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, एनेबल्स अस टू थिंक, रीजन एंड रिमेंबर। अगर मान के चलो 1 + 1 अगर मैं तुम्हें अभी पूछूंगा तो तुरंत तुम क्या बता दोगे, 2। क्यों, क्योंकि बचपन से तुम ये एडिशन सब्ट्रैक्शन करते आए हो। तो ये रिमेंबरिंग हो गया, रीजनिंग हो गया। मान के चलो बहुत सारे रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, उसको अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, बाय यूजिंग some kind of techniques और by using some kind of logical reasoning। तो जो लॉजिकल रीजनिंग होता है वो कैसे करते हैं, वो हमारा ब्रेन करवाता है। वो ब्रेन का कौन सा पार्ट करवाता है, सेरेब्रम करवाता है। कौन करवाता है, सेरेब्रम। ठीक, तो सेरेब्रम जो है वो किसका पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो ये हो गया ना फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। द नेक्स्ट फंक्शन इज इट कंट्रोल्स ऑल रिफ्लेक्स एक्शन इन आवर बॉडी, थस प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम हार्म। अच्छा एक काम सुनो,
हर जो एक्शंस होता है हमारा बॉडी के अंदर, सारा का सारा चीज़ हम लोग ब्रेन को नहीं दे सकते हैं। उसका सारा सिग्नल अगर ब्रेन को दे देंगे तो ब्रेन क्या कर सकता है, डैमेज हो सकता है। तो ब्रेन डैमेज ना हो तो कुछ एक्शंस कौन कर लेता है, स्पाइनल कॉर्ड। विदाउट सेंडिंग द सिग्नल टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज द ब्रेन, सम एक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, लेकिन ब्रेन क्या होता है, बहुत डेलिकेट सा चीज़ होता है। उसको अगर हर चीज़ में हम लोग प्रेशराइज करते रहें तो क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। ऐसा समझ में। इसलिए कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो कि ब्रेन का विदाउट कमांड पे हम लोग परफॉर्म कर लेते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन। बहुत रैपिड होता है और इनवॉलेंट्री होता है। रैपिड एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस परफॉर्म्ड बाय आवर बॉडी आर नोन एज रिफ्लेक्स एक्शंस। है समझ में। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, इन डिटेल हम लोग आगे उसका चर्चा करेंगे। चलो, उससे पहले मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेरा जो स्किन है, स्किन में एक रिसेप्टर प्रेजेंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थिग्मो रिसेप्टर और थर्मो रिसेप्टर। तो ये रिसेप्टर होता क्या चीज़ है समझ में, तो उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। चलो, what is receptor? So see, receptor is nothing but it is a cell. receptor क्या होता है, सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स स्पेशलाइज्ड टू डिटेक्ट पर्टिकुलर स्टिमुलस। पर्टिकुलर स्टिमुलस मैं जस्ट पहले बताया था। ये पूरे चैप्टर में हम लोग किसको डिस्कस करने जा रहे हैं, स्टिमुलस। अगर हम लोग स्टिमुलस क्या होता है नहीं जानेंगे तो पूरा चैप्टर कभी भी समझ में नहीं आएगा। स्टिमुलस क्या होता है, अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आ रहा है तो उस चेंज को अगर मैं फील कर रहा हूँ, जो चेंज मैं फील किया हूँ वही अपने आप में क्या है, स्टिमुलस है समझ में। तो रिसेप्टर क्या होता है, कुछ सेल या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स मतलब कुछ टिश्यूज जो कि हमारा बॉडी में प्रेजेंट है, विच आर स्पेशलाइज्ड टू डिटेक्ट द पर्टिकुलर स्टिमुलस। मान के चलो जैसे कि फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर किसको डिटेक्ट करता है, कौन से स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है, लाइट को। और कहाँ पे प्रेजेंट है, आई में। कहाँ पे प्रेजेंट है, आई में। 5 सेंस ऑर्गन्स है, तो 5 सेंस ऑर्गन क्या करेंगे, सेंस करेंगे। तो वो क्या क्या करेंगे, एक एक स्टिमुलस जनरेट करेंगे। जैसे गॉस्टेटरी रिसेप्टर, ये जो गॉस्टेटरी रिसेप्टर होता है या फिर गॉस्टेटो रिसेप्टर होता है, ये कौन सा स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करता है, टेस्ट को। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे टेस्ट बर्ड्स में प्रेजेंट होता है, जो कि कहाँ पे होता है, टंग में। टंग में क्या प्रेजेंट होता है, वेरियस टाइप ऑफ टेस्ट बर्ड। कुछ टेस्ट बर्ड बिटरनेस को अगर रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ किसको रिस्पॉन्ड करते हैं, स्वीटनेस को। ऐसा समझ में। उसके बाद होता है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। व्हाट इज ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन आवर नोज। नोज में हम लोग अगर कुछ चीज़ अच्छा स्मेल करता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं फ्रेगनेंस। अगर कुछ खराब स्मेल करता है उसको हम लोग बोल देते हैं फाउल। है समझ में। तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, नोज में। तो स्मेल को कौन डिटेक्ट करता है, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। उसके बाद क्या होता है, थिग्मो रिसेप्टर और थर्मो रिसेप्टर। as the name indicate, thermoreceptor, thermo means a Greek word related to heat। अगर हीट को डिटेक्ट करने के लिए कोई रिसेप्टर हमारा बॉडी में हो, कहाँ पे है, स्किन में। स्किन में कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, थर्मो रिसेप्टर, जो कि क्या करते हैं, जो कि क्या डिटेक्ट करते हैं, टच। कोई अगर टच कर लिया, अगर कोई लेट सपोज हमें कोई पिंच कर रहा है, अगर मुझे कोई पिंच कर रहा है तो मैं जैसे डिटेक्ट होता है मैं अपना हाथ को ले लेता हूँ। तो मैं अपने हाथ को वहाँ से क्यों ले लेता हूँ, क्योंकि जैसे ही पिंच करता हूँ यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, थिग्मो रिसेप्टर। तो ये थिग्मो रिसेप्टर में क्या चेंज होता है, टेम्परेचर का चेंज होता है। जैसे कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर था, लेकिन मैं जैसे ही पिंच किया इसका टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो मेरा ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि कुछ वहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। तो जैसे ही वो गड़बड़ी मुझे जानने को आता है, जानकारी में आता है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको हटा लेता हूँ। आया समझ में। दीज आर रिसेप्टर्स। ओके, तो क्या होता है रिसेप्टर, इट इज ए सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स स्पेशलाइज्ड टू डिटेक्ट पर्टिकुलर स्टिमुलस एंड टू इनिशिएट द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स वाया द सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स क्या होता है, मोटर नर्व्स क्या होते हैं, इंटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग आगे जाकर डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। रिसेप्टर क्या होता है, सेल होते हैं या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। अगर एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आता है उस चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं, बस डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करते साथ ही वो क्या करते हैं, सिग्नल भेजते हैं, किसको, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन कहाँ से कहाँ लेकर जाता है, रिसेप्टर से लेकर कहाँ तक जाता है, इंटर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन तक लेकर जाता है। फिर रिले न्यूरॉन उस मैसेज को क्या करता है, इंटरप्रेट करता है। वंस इट इंटरप्रेट्स द मैसेज देन इट सेंड्स द सिग्नल्स टू द मोटर न्यूरॉन, and motor neuron again send signals to the effector muscles। जहां पे कुछ काम करना होगा, जरूरत होगा, वो अपना कर लेगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज नर्वस सिस्टम एंड व्हाट इज न्यूरॉन।
सो यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नर्व सेल्स, या फिर हम लोग क्या बोलेंगे इसको, न्यूरॉन। नर्वस सिस्टम, ओके, नर्वस सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन animals, in animals. So what are neurons? Neurons are the structural and functional unit of a nervous system. न्यूरॉन्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल होते हैं और फंक्शनल होते हैं। स्ट्रक्चरल इसीलिए होते हैं क्योंकि उनका एक स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग होते हैं और उसके साथ साथ क्या होते हैं, ब्रांच्ड, लॉन्ग भी होते हैं, उसके साथ साथ क्या होते हैं, ब्रांच्ड भी होते हैं, लॉन्ग एज वेल एज ब्रांच्ड। क्योंकि वो लॉन्ग भी है और ब्रांच्ड भी है तो उनका एक स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर आता है, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल। फंक्शनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक स्पेसिफिक फंक्शन वो प्ले करते हैं। क्या करते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं, दे हेल्प्स टू सेंड द सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस ऑफ आवर बॉडी टू अनदर प्लेस। ओके, देन नेक्स्ट, न्यूरॉन्स आर द लार्जेस्ट और द लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ एनिमल बॉडी। कितना मीटर का है, मैं बताया 1 to 1.5 मीटर, 1 to 1.5 मीटर लॉन्ग। इतना लॉन्ग कोई भी सेल नहीं होता है हमारा बॉडी में। इकलौता सिर्फ कौन होता है, न्यूरॉन, जो कि किस में प्रेजेंट है, नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है। एंड न्यूरॉन्स डज नॉट डिवाइड, न्यूरॉन्स कभी भी डिवाइड नहीं होते हैं। मान के चलो मेरा यहाँ पे कुछ कट आ गया, कुछ सेल्स कट गए, मस्कुलर सेल्स कुछ डैमेज हो गए, तो अगर मस्कुलर सेल्स डैमेज होते हैं तो उसका रिकवरी हो सकता है समझ में। लेकिन अगर मान के चलो मेरा स्पाइनल कॉर्ड टूट गया, अगर मेरा स्पाइनल कॉर्ड टूट जाता है एक बार, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, उसके अंदर प्रेजेंट क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम विल कंटेन्स बंडल्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो अगर उस बंडल्स ऑफ न्यूरॉन्स में कुछ डैमेज आता है तो उस डैमेज को कभी भी हम लोग रिपेयर नहीं कर सकते हैं। आए समझ में, ये बाई नेचर ही है, न्यूरॉन्स डज नॉट डिवाइड आफ्टर। लेकिन नॉर्मल सेल्स अगर देखोगे वो अपना माइटोसिस करके क्या कर लेगा, नंबर ऑफ सेल्स को क्या कर लेगा, बढ़ा लेगा। लेकिन बाई बर्थ जितना हमारे अंदर न्यूरॉन्स आते हैं, टिल डेथ उतने ही नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। फर्क इतना होता है कि सिर्फ वो सेल्स क्या कर जाते हैं, इलोंगेट कर जाते हैं। हम जब छोटे होते हैं तो सेल का साइज थोड़ा छोटा होता है, जैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं वो क्या करता जाता है, इलोंगेट होता जाता है। आफ्टर इट्स फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ लॉन्गर लेंथ एंड लैक ऑफ सेंट्रियोल। इसके अंदर क्या नहीं होता है, सेंट्रियोल नहीं होता है। किसके अंदर सेंट्रियोल नहीं होता है, इस न्यूरॉन के अंदर सेंट्रियोल नहीं होता है, क्योंकि हम लोग क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है इन एनिमल सेल, सेंट्रियोल रेस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन इस न्यूरॉन के अंदर क्या एब्सेंट होता है, सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। अगर ये सेंट्रियोल एब्सेंट होगा तो ये कभी भी सेल डिवीजन नहीं करवा पाएगा। अगर सेल डिवीजन नहीं करवा पाएगा तो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स भी नहीं बढ़ पाएंगे। आया समझ में, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स भी कभी नहीं बढ़ पाएंगे। तो पर्टिकुलरली, मोर पर्टिकुलरली अगर एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर को हम लोग डिस्कस करने चलें तो देखते हैं, ये जो ब्रांच्ड वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्राइट। ओके, और ये जो मिडिल वन, दिस स्पेरिकल और द सर्कुलर वन इज नोन एज द न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ एक डॉट 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 लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस केमिकल्स को क्या बोलते हैं, निजल्स ग्रेन्यूल्स। क्या बोलते हैं, निजल्स ग्रेन्यूल्स। और ये निजल्स ग्रेन्यूल्स और न्यूक्लियस को मिलाकर हम लोग पूरे को क्या बोलते हैं, साइटन और द सेल बॉडी, साइटन और द सेल बॉडी। उसके बाद क्या आता है, एक्सॉन। एक्सॉन क्या होता है, एक लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है जिसके सराउंडिंग में क्या होता है, माइलिन शीथ। क्या होता है, ये जो बना हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ। एक्चुअली तुम्हारा सिलेबस में माइलिन शीथ नहीं है, ये 11th-12th में है। अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। अगर माइलिन शीथ एब्सेंट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। तो ह्यूमन बीइंग में कैसा न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, ह्यूमन बीइंग में। ओके, ये किस में प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमन बीइंग के अंदर कैसा न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, बिकॉज दे कंटेन्स माइलिन शीथ। और माइलिन शीथ का क्या फंक्शन है ये तुम लोग हायर क्लासेस में सीखोगे। अभी तुम्हारा इस क्लास में माइलिन शीथ का क्या फंक्शन है जानना कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद क्या आता है, नर्व एंडिंग, या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एक्सोनल एंडिंग। क्या बोलते हैं, एक्सोनल एंडिंग। और ये एक्सोनल एंडिंग में ये जो ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनैप्टिक नोब। क्या बोलते हैं, सिनैप्टिक नोब। एंड दोज सिनैप्टिक नोब कंटेन्स ए केमिकल और अ न्यूरोट्रांसमीटर इज नोन एज एसिटाइल कोलाइन।
क्या होता है उसके अंदर, एसिटाइल कोलाइन। ये भी तुम्हारा बुक में नहीं दे रखा है, लेकिन एक वर्ड लिख रखा है कि न्यूरोट्रांसमीटर। एनसीईआरटी रीड करना, उसमें लिख रखा है न्यूरोट्रांसमीटर। एक न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, एक केमिकल होता है। वो केमिकल मोर पर्टिकुलरली अगर उसका नाम अगर हम लोग को जानने को मिले तो उसका नाम क्या है, एसिटाइल कोलाइन है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला बात हो गया, जब भी एक न्यूरॉन के बारे में डिस्कस करेंगे तो न्यूरॉन का जो पहला ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्राइट। डेंड्राइट के बाद ये क्या है, न्यूक्लियस। लेकिन न्यूरॉन के अंदर सेंट्रियोल नहीं होता है। अगर सेंट्रियोल नहीं होता है तो इसका सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा। अगर इसका सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा तो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कभी भी हमारा थ्रू आउट द लाइफ नहीं बढ़ेंगे। ये एक बात हो गया। उसके बाद ये जो न्यूक्लियस हो गया और नीजल्स ग्रैन्युल्स हो गए, ये पूरे स्ट्रक्चर को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, साइटन और द सेल बॉडी। और ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन। और एक्सॉन के सराउंडिंग में ये जो रेक्टेंगुलर शेप्ड के ऐसे जो बने हुए हैं बॉक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ। आया समझ में। उसके बाद लास्ट में क्या होता है, ये क्या प्रेजेंट होता है, नर्व एंडिंग, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोनल एंडिंग। एंड एक्सोनल एंडिंग कंटेन्स ए ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर एंड दोज ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर आर नोन एज सिनेप्टिक नोब। और इस सिनेप्टिक नोब के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं। और इस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम क्या है, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलाइन। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिनेप्सिस। सिनेप्सिस क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार सीबीएसई का बोर्ड में पूछा जा चुका है। सिनेप्सिस, डिफाइन सिनेप्स। सो व्हाट इज सिनेप्स। मान के चलो ये एक न्यूरॉन है, ठीक, ये एक न्यूरॉन, इस न्यूरॉन के एडजेसेंट न्यूरॉन, ये क्या है, एडजेसेंट न्यूरॉन। ये एक न्यूरॉन हो गया, न्यूरॉन नंबर 1, न्यूरॉन नंबर 1, ये हो गया न्यूरॉन नंबर 2। तो जो पास पास दो न्यूरॉन है, दो न्यूरॉन जो पास पास होते हैं, इनके बीच में एक स्पेस होता है। इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्स। आया समझ में। द गैप बिटवीन और द जंक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन और टू कंजिक्यूटिव न्यूरॉन्स इज नोन एज सिनेप्स। इसी सिनेप्स के थ्रू यहाँ पे जो सिनेप्टिक नोब है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूरोट्रांसमीटर नेम्ड एसिटाइल कोलाइन। ये जो सिनेप्टिक नोब होता है, ये कभी कभार क्या कर जाता है, क्या कभी कभार कर जाता है, क्या करता है, रप्चर। जैसे ही रप्चर करता है, यहाँ से क्या निकलता है, एसिटाइल कोलाइन। तो यही एसिटाइल कोलाइन सिग्नल्स लेकर कहाँ पहुंचते हैं, नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट के पास। इसको हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स करके जब पढ़ेंगे, इसको मैं इन डिटेल बताऊंगा। तो सिनेप्स क्या होता है, जंक्शन बिटवीन टू एसोसिएटेड न्यूरॉन्स और टू एडजेसेंट न्यूरॉन। एडजेसेंट मतलब पास पास, पास पास जो दो न्यूरॉन है, उनके बीच में जो गैप आता है या फिर उन दोनों के बीच में जो स्पेस आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड न्यूरॉन और नर्व सेल दैट इज बिटवीन एक्सोनल एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन इज नोन एज सिनेप्स। देखो ये हमारा क्या हो गया, डेंड्राइट। क्या हो गया, डेंड्राइट। और ये हमारा क्या हो गया, एक्सोनल एंडिंग। फिर से ये दूसरा न्यूरॉन का ये क्या हो गया, डेंड्राइट। तो एक न्यूरॉन का एक्सोनल एंडिंग और दूसरा न्यूरॉन का डेंड्राइट के बीच में जो गैप होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिनेप्स। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। क्या करता है, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स क्या होते हैं, नर्व इंपल्स इज नथिंग बट इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिग्नल, वन इज इलेक्ट्रिकल एंड अनदर वन इज केमिकल। इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल को अगर मिला दें तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक नर्व इंपल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे हम लोग, एक नर्व इंपल्स बोलेंगे। ओके, इज इट क्लियर। नाउ नेक्स्ट, नर्व इंपल्स। व्हाट इज नर्व इंपल्स, इट इज द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जस्ट पहले बताया ना, कुछ नहीं होता है, केमिकल्स, कुछ केमिकल्स होते हैं और कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नर्व इंपल्स। अच्छा, ये नर्व इंपल्स आते कहाँ से हैं, मैंने बताया ना कि जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, जो भी चेंजेस आते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, उसको कौन सेंस करता है, रिसेप्टर। तो रिसेप्टर जैसे ही सेंस करता है, वहाँ पे कुछ रिएक्शंस होने स्टार्ट होते हैं। तो जो रिएक्शन स्टार्ट होते हैं, उस रिएक्शन से क्या जनरेट होता है, केमिकल सिग्नल्स। फिर वो केमिकल सिग्नल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो उन दोनों का जब हम लोग मिला दें,
केमिकल सिग्नल्स और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पासिंग थ्रू न्यूरॉन, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नर्व इम्पल्स बोलेंगे। आया समझ में? पासिंग थ्रू न्यूरॉन इज नोन एज नर्व इम्पल्स। इट इज द फिजियोकेमिकल मैसेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। फिजियोकेमिकल मैसेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, दो चीज क्लियर होना चाहिए। नर्व इम्पल्स में दो चीज होते हैं, एक तो केमिकल सिग्नल भी होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी होता है, लेकिन हार्मोन में सिर्फ क्या होता है, केमिकल मैसेंजर होते हैं। हार्मोन में एक बात याद करके रखना या फिर नोट करके रखना, हार्मोन्स में क्या होते हैं, ओनली केमिकल मैसेंजर्स, ओनली केमिकल मैसेंजर, नो इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऐसा समझ में। लेकिन नर्व इम्पल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भी होते हैं एज वेल एज केमिकल सिग्नल्स भी होते हैं। और ये किस टाइप का मैसेज होता है, फिजियोकेमिकल मैसेज। कैसा होता है, कौन सा मैसेज होता है, फिजियोकेमिकल मैसेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। है समझ में? नेक्स्ट, नर्व इम्पल्स इज फॉर्म्ड ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस inside and outside the cell membrane of nerve cells due to sodium Na+ and K+ आयन। लेकिन सोडियम और पोटेशियम आयंस के बारे में क्लास 10th एनसीईआरटी बुक में कुछ भी इन डिटेल नहीं दे रखा है। इसका पूरा का पूरा जो इन डिटेलिंग है वो कहाँ पे है, क्लास 11th में है। आया समझ में? सोडियम और पोटेशियम आयंस का जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उस पोटेंशियल डिफरेंस से क्या जनरेट होता है, क्या जनरेट होते हैं, कुछ मिली वोल्ट्स के क्या जनरेट होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। उस पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्या करते हैं, जंप करते हुए आगे ट्रैवल करते हैं। इसको इतना ही बस जानना है कि नर्व इम्पल्स इज फॉर्म्ड ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कुछ वोल्टेज जनरेट होते हैं। क्या यहाँ पे वोल्टेज जनरेट होते हैं? नहीं, वोल्टेज तो जनरेट नहीं होते हैं, कुछ मिली वोल्ट जनरेट होते हैं। और उस मिली वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से क्या जनरेट होता है, थोड़े कुछ अमाउंट के क्या जनरेट होते हैं, करंट। और उसी करंट से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आगे ट्रेवल करते हैं। और वो जो जनरेट करता है पोटेंशियल डिफरेंस, कौन से केमिकल के वजह से करता है, एक तो हो गया सोडियम, दूसरा क्या हो गया, पोटेशियम। सोडियम आयंस एंड पोटेशियम आयन, एक तो होता है सोडियम पंप और एक होता है पोटेशियम पंप। थ्री सोडियम आयन अंदर आते हैं, 2 पोटेशियम आयन बाहर जाते हैं। तो ऐसे करते हुए क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है और इसी तरह नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होता है। इसका इन डिटेल तुम्हें याद रखना नहीं है और ये पॉइंट तुम्हारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी कभार ओलंपियाड के क्वेश्चन में आ जाते हैं कि कौन से आयंस रेस्पॉन्सिबल होते हैं नर्व इम्पल्स के कंडक्शन में। तो एक याद रखना, सोडियम आयन, दूसरा क्या होता है, पोटेशियम आयन। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ नर्व सेल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नर्व सेल, वन इज सेंसरी नर्व, अनदर वन इज मोटर नर्व। सेंसरी नर्व का जो नाम होता है क्या होता है, एफरेंट। सेंसरी नर्व का जो नाम होता है क्या होता है, एफरेंट नर्व। एफरेंट नर्व का काम क्या होता है, एफरेंट जो न्यूरॉन होते हैं, एफरेंट न्यूरॉन क्या करते हैं, ऑर्गन से इंपल्स लेकर कहाँ तक जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब एक तो हो गया ब्रेन, दूसरा हो गया स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा क्या हो गया, स्पाइनल कॉर्ड। क्या हो गया, ऑर्गन से इंपल्स को लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाने का काम कौन करता है, एफरेंट न्यूरॉन। क्या सर ये एग्जाम में पूछेगा, बहुत लेस चांस है, इसका एग्जाम में आने का बहुत कम चांसेस है। एफरेंट डिफरेंट का वर्ड ही नहीं दे रखा है, लेकिन सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन का जिक्र तुम्हारा बुक में किया गया है। और कहाँ पे किया गया है, रिफ्लेक्स एक्शन वाले में। वो जो हाथ वाला दे रखा होगा, वो जहाँ से हॉट ऑब्जेक्ट को पकड़ रहा है, उसमें सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन का दोनों का जिक्र है। आया समझ में? तो ऑर्गन से लेकर सीएनएस तक अगर कोई सिग्नल पहुंचाता है, इंपल्स पहुंचाता है, तो कौन करता है, सेंसरी न्यूरॉन। क्यों? क्योंकि रिसेप्टर क्या सेंस करता है, कोई भी स्टिमुली, एक्सटर्नल स्टिमुली को क्या करता है, पहले पहचानता है। जैसे ही पहचानता है किसको भेजता है इन्फॉर्मेशन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। किसके थ्रू भेजेगा, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू भेजेगा। आया समझ में? जैसे ही सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू मैसेज जाकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचता है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम करेस्पॉन्डिंग टू दैट पर्टिकुलर स्टिमुली वो अपना सिग्नल किसको भेजता है, ऑर्गन को। कौन सा ऑर्गन को, मस्कुलर ऑर्गन्स को। तो कौन काम करता है, मोटर नर्व। कौन काम करते हैं, मोटर नर्व। और मोटर नर्व का जो दूसरा नाम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफरेंट न्यूरॉन। क्या बोलते हैं, इफरेंट न्यूरॉन। आया समझ में? मान के चलो मैंने हॉट ऑब्जेक्ट को पकड़ा, तो हॉट है करके पता कैसे चला,
जो थिग्मो रिसेप्टर प्रेजेंट है स्किन में, इन्होंने सिग्नल किसको दिया? सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन ने सिग्नल लेकर किसको दिया? ब्रेन को। ब्रेन ने इंटरप्रेट किया कि वो हॉट है, अगर हॉट है वो हमारे लिए क्या है? डेंजर है। अगर वो हमारे लिए डेंजर है उसको क्या कर लो? वहाँ से हाथ क्या कर लो? उठा लो। हाथ को कैसे उठाएंगे? जो सेंसरी न्यूरॉन ने सिग्नल लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में गया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने उस पर्टिकुलर सिग्नल को क्या किया? इंटरप्रेट किया। क्या इंटरप्रेट किया? दैट पर्टिकुलर स्टिमुली इज हार्मफुल फॉर माई बॉडी, इज हार्मफुल फॉर माई बॉडी। अगर वो हार्मफुल है तो वहां से क्या कर लेना चाहिए? मुझे हट जाना चाहिए। कैसे हटूंगा? फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम थ्रू मोटर न्यूरॉन एक सिग्नल भेजेगा किसको? मसल को। वही ऑर्गन है ना, मस्कुलर ऑर्गन्स है। तो मस्कुलर ऑर्गन्स क्या कर जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर से विड्रॉ हो जाएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सेल, या फिर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, या फिर कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पे 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि राइट द प्रोसीजर और एक्सप्लेन द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये क्या है? कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। ऐसा समझ में? ये जो कंडक्शन ऑफ इम्पल्स होता है, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स कौन करता है? न्यूरॉन्स करते हैं। ऐसा समझ में? क्योंकि पूरा बॉडी का हेड से लेकर टो तक किससे जॉइंट है? न्यूरॉन से जॉइंट है। ऐसा समझ में? हर तरफ क्या प्रेजेंट है? न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। तो द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ डेंड्राइट टिप ऑफ ए न्यूरॉन इज फर्स्ट स्टेप। द स्टेप नंबर 1 इज द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड। इंफॉर्मेशन मतलब क्या है? स्टिमुलस, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हुआ है, उस इंफॉर्मेशन को एक्वायर्ड करना है, समझ में? और एक्वायर्ड करने के बाद कहाँ पे इसको सिग्नल भेज देना? डेंड्राइट टिप। ये क्या हो गया? स्टेप नंबर 1। उसके बाद जैसे कि देखो मैं एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ डायग्रामेटिकली, उसके बाद तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। मान के चलो एक न्यूरॉन है, ठीक, अच्छा, ये न्यूरॉन का ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये क्या है? डेंड्राइट्स। क्या है ये? डेंड्राइट्स हैं। अब देखो मान के चलो यहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ। ये हमारा क्या है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब अपना सराउंडिंग में कुछ चेंज हुआ। सराउंडिंग में चेंज हुआ मतलब मान के चलो कुछ हॉट ऑब्जेक्ट को तुमने पकड़ लिया है। क्या कर लिया है? हॉट ऑब्जेक्ट को पकड़ लिया है। तो हॉट ऑब्जेक्ट को जैसे ही पकड़ोगे यहाँ से एक स्टिमुलस जनरेट होगा जिसका नाम क्या होगा? हॉटनेस। क्या होगा? हॉटनेस। आया समझ में? तो ये जो हॉटनेस है, ये हॉटनेस का स्टिमुलस को पहले कौन रिसीव करेगा? डेंड्राइट रिसीव करेगा। कौन रिसीव करेगा? डेंड्राइट। डेंड्राइट विल रिसीव द स्टिमुलस ऑफ हॉटनेस। तो जैसे ही उसको रिसीव करता है, इट सेट्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विच क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। जैसे ये सिग्नल अगर कहाँ तक पहुँचता है? डेंड्राइट पे। तो डेंड्राइट पे क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन होता है। और उस केमिकल रिएक्शन के वजह से इस साइटोन के अंदर, डेंड्राइट का एडजॉइंट पार्ट में कौन है? साइटोन। है समझ में? ये साइटोन के अंदर क्या प्रेजेंट है? निजल्स ग्रेन्यूल्स। तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा? केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो गया डेंड्राइट पे। तो डेंड्राइट क्या जनरेट करना स्टार्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। क्या जनरेट करना स्टार्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल किस में ट्रांसफर हो जाएंगे? साइटोन। थ्रू साइटोन होकर कहाँ पहुंचेंगे ये लोग? एक्सॉन। कहाँ पे पहुंचेंगे? एक्सॉन। तो एक्सॉन के थ्रू कौन ट्रैवल कर रहा है अभी? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। डेंड्राइट के पास हुआ केमिकल रिएक्शन, फिर यहाँ पे साइटोन पे कौन आया? केमिकल रिएक्शन चेंज होकर क्या बन गए? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसके थ्रू पास हो गए? एक्सॉन के थ्रू। फिर आकर कहाँ पे पहुंचे? एक्सोनल एंडिंग। कहाँ पे आकर पहुंचे हैं? एक्सोनल एंडिंग। अब ये एक्सोनल एंडिंग में ये जो ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो गोल गोल सा स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक नोब। क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक नोब। ये जो सिनेप्टिक नोब होता है, इसके अंदर एक केमिकल भरा होता है, इसका नाम क्या होता है? ACH। क्या होता है? ACH। ACH इज नथिंग बट द एसिटाइल कोलिन। क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर? एसिटाइल कोलिन। ओके, एसिटाइल कोलिन। ये जो एसिटाइल कोलाइन प्रेजेंट होता है, जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स आकर पहुँचता है, तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जैसे ही पहुँचता है यहाँ पे क्या हो जाता है? पोलराइजेशन। क्या हो जाता है? पोलराइजेशन ऑफ सिनेप्टिक नोब। पोलराइजेशन का मतलब तुम्हें कुछ समझना नहीं है, सीधा बात ये याद रखो, सिनेप्टिक नोब क्या कर जाता है? रप्चर। रप्चर कर जाता है मतलब इसका मतलब ये फट जाता है। क्या हो जाता है? फट जाता है। अगर ये बैग लाइक स्ट्रक्चर फट जाएगा तो इसके अंदर से क्या निकलने शुरू हो जाएंगे? न्यूरोट्रांसमीटर, जिसका नाम क्या है? एसिटाइल कोलाइन।
क्या है, एसिटाइल कोलाइन। और यही एसिटाइल कोलाइन किसको लेकर आता है, यहाँ पे जो स्टिमुलस, ये स्टिमुलस क्या था, हॉटनेस, हॉटनेस वाला स्टिमुलस अब आकर कहाँ पे पहुंच चुका है, एसिटाइल कोलाइन के पास। फिर एसिटाइल कोलाइन जैसे ही फटता है तो यहाँ पे नेक्स्ट न्यूरॉन प्रेजेंट होगा, है कि नहीं, तो ये फिर कौन रिसीव करेगा, डेंड्राइट। मैंने पहले बताया था यहाँ पे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन से क्या जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसके थ्रू पास हो गए, एक्सॉन के थ्रू, फिर आकर कहाँ पे पहुंचे, एक्सोनल एंडिंग, एक्सोनल एंडिंग में क्या है, सिनेप्टिक नोब, सिनेप्टिक नोब के अंदर क्या है, एसिटाइल कोलिन, फिर एसिटाइल कोलिन जैसे रप्चर करता है तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन। तो फिर डेंड्राइट क्या रिसीव करेगा, केमिकल सिग्नल, फिर ये केमिकल सिग्नल किसके थ्रू पास होंगे, साइटोन के थ्रू, फिर ये नेक्स्ट न्यूरॉन का साइटोन से कहाँ जाएगा, एक्सोन पे, फिर एक्सोन से कहाँ आएगा, एक्सोनल एंडिंग, फिर एक्सोनल एंडिंग में क्या प्रेजेंट है, अगेन सिनेप्टिक नोब, क्या प्रेजेंट है, सिनेप्टिक नोब। इस सिनेप्टिक नोब के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, एसिटाइल कोलिन, फिर एसिटाइल कोलिन क्या कर जाएगा, रप्चर। ऐसे करते हुए एक न्यूरॉन से पूरा लास्ट न्यूरॉन तक क्या करता है, मैसेज पहुंचता है। दिस इज द प्रोसीजर ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स इन ए ह्यूमन बीइंग। ओके, सो दिस इंपल्स ट्रैवल फ्रॉम अ डेंड्राइट टू द साइटन अलोंग द एक्सॉन टू इट्स एंड। एक्सॉन से होकर कहां तक पहुंचेगा, कहां तक पहुंचेगा, फिर से एक्सोनल एंडिंग तक पहुंचेगा। इसका मैं एक सीक्वेंस लिखा दे रहा हूं ताकि वो तुम्हें याद करने के लिए इजी हो जाएगा। देखो, पहली बात तो है स्टिमुलस, क्या है, स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस कुछ नहीं होता है, हॉटनेस हो गया, कोल्डनेस हो गया, ये सब अपने आप में क्या हो गए, एक स्टिमुलस। बिटरनेस हो गया, ठीक, स्वीटनेस हो गया, ओके, तो ये सब अपने आप में क्या है, स्टिमुलस। ये स्टिमुलस जो है अपना सिग्नल लेकर कहाँ पहुँचता है, डेंड्राइट के पास। ओके, ये डेंड्राइट, ये होते हैं डेंड्राइट्स, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं न्यूरॉन के ऊपर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्राइट। डेंड्राइट पे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन फिर आगे जाकर कहाँ पे पहुँचते हैं, साइटोन। तो साइटन पे क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। फिर ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है फिर कहाँ पे किसके थ्रू ट्रैवल करते हैं, थ्रू एक्सॉन, जाकर कहाँ पहुँचते हैं, एक्सोनल एंडिंग। कहाँ पहुँचते हैं, एक्सोनल एंडिंग। तो जैसे ही एक्सोनल एंडिंग में पहुँचते हैं, एक्सोनल एंडिंग में क्या प्रेजेंट है, सिनेप्टिक नोब, क्या प्रेजेंट है, सिनेप्टिक नोब। ये जो सिनेप्टिक नोब है ये क्या कंटेन करता है, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन। तो जैसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुँचता है तो ये एसिटाइल कोलिन क्या होता है, ड्यू टू रप्चर ऑफ सिनेप्टिक नोब, ये एसिटाइल कोलिन क्या हो जाता है, रिलीज, क्या हो जाता है, रिलीज। तो मुझे बताओ एसिटाइल कोलिन क्या था, केमिकल, फिर से वो केमिकल आ गया ना, फिर से डेंड्राइट के पास क्या आ गया, केमिकल। तो फिर से डेंड्राइट के पास क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, केमिकल रिएक्शन, फिर उस केमिकल रिएक्शन से क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। यही थोड़ा समझने वाला पार्ट है इस चैप्टर का, इसलिए मैं बार बार इसको क्या कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ। आया समझ में, देखो यही चीज यहाँ पे बता रखा है, एट द एंड ऑफ द एक्सॉन द इलेक्ट्रिकल इंपल्स सेट्स ऑफ रिलीज ऑफ केमिकल कॉल्ड एसिटाइल कोलिन। यहाँ पे क्या रिलीज हो जाएगा, एसिटाइल कोलिन, व्हिच क्रॉस द सिनेप्स, क्योंकि दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। उसी सिनेप्स के थ्रू कौन जाता है, एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन फिर नेक्स्ट न्यूरॉन का कहाँ पे पहुँचता है, डेंड्राइट पे। तो फिर ये डेंड्राइट पे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन से क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अच्छा, तुम्हारा दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, तो सर ये केमिकल भी तो ट्रैवल कर सकता था, इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्यों जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल इसीलिए जनरेट होता है क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जल्दी ट्रैवल करेंगे इन कंपेरिजन टू केमिकल्स। ये सेम चीज होता है हार्मोन्स में भी। हार्मोन्स में भी क्या प्रेजेंट होता है, केमिकल मैसेंजर। हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर। लेकिन पूरा बॉडी हार्मोन से क्यों कंट्रोल नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग हार्मोन से पूरा बॉडी को कंट्रोल करवाएंगे, लेट सपोज यहाँ पे एक हॉट ऑब्जेक्ट है, इस हॉट ऑब्जेक्ट को सेंस करने के लिए हार्मोन्स को बहुत टाइम लग जाएगा। जब तक ये टाइम लगता होगा ना, उस वक्त ये पूरा क्या हो गया होगा, जल गया होगा। ये ना जले, ज्यादा हार्म ना पहुंचे, इसीलिए यहाँ से क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। एंड इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो much more faster than in comparison to the chemical messenger. Okay? अच्छा, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाकर कहाँ पे पहुँचते हैं, कहाँ पे पहुँचते हैं, सिनेप्टिक नोब पे। फिर यहाँ पे सिनेप्टिक नोब में क्या प्रेजेंट होता है, एसिटाइल कोलिन। फिर ये एसिटाइल कोलिन रप्चर करता है, फिर ये नेक्स्ट न्यूरॉन के पास जाता होगा। ऐसे करते करते अपने टारगेट ऑर्गन तक ये लोग पहुँच जाते हैं। और ये जो पूरा प्रोसीजर मैं अब तुम्हें बता रहा हूँ, ये कुछ मिली सेकेंड्स में होते हैं। मिली वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होते हैं और कुछ मिली सेकेंड्स में ये काम हो जाते हैं।
ये तुम्हें सोचने तक का भी टाइम नहीं लगेगा, जैसे ही पकड़ते हो तुरंत ही हटा लेते हो, मतलब कितना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है तुम एज्यूम कर सकते हो। आए समझ में? ये बोल रहा हूँ ताकि कहानी तुम्हें लग रहा है, लेकिन ये सब क्या होते हैं विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में हो जाते हैं। आए समझ में? नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो हो गया कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, अगर तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए आए तो ये तुम कर सकते हो। उसके बाद क्या आ गया? उसके बाद आएगा रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बोर्ड में कुछ नहीं होने से 10-12 बार पूछा जा चुका है। डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन, डिफाइन रिफ्लेक्स आर, एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन ओवर नॉर्मल वॉलंटरी एक्शन। नॉर्मल वॉलंटरी एक्शन मतलब वॉकिंग हो गया, स्लीपिंग हो गया, इससे इसका एडवांटेज क्या है वो मैं बता दूंगा एट द एंड। ऐसा समझे? पहले रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है उसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज द इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब तुरंत ही होगा, एंड इनवॉल्यूंटरी, इट इज द इंस्टेंट, इनवॉल्यूंटरी एंड अनकॉन्शियस। हमारा कॉन्शियस में नहीं होता है, ये अनकॉन्शियसली हो जाता है। मान के चलो कैसे बताऊं एक एग्जांपल, लेट से, हाँ देखो एक रास्ते पे मैं जा रहा हूँ, रास्ते में आगे पे क्या गिरा हुआ है? हॉट कोल गिरा हुआ है। क्या गिरा हुआ है? हॉट कोल। लेकिन मैं देखा नहीं हूँ, मैं ऊपर देखता हुआ जा रहा हूँ, मतलब आगे देखता हुआ जा रहा हूँ, नीचे नहीं देखा हूँ कि क्या गिरा हुआ है। तो मैं जैसे ही चलते चलते आगे जाऊँगा और मेरे जैसे ही पाँव पड़ेगा उस हॉट कोल के ऊपर, क्या मैं ऐसा हॉट कोल के ऊपर अपना पाँव रखा रहूँगा? नहीं, वो तुरंत ही मैं हटा लेता हूँ। क्या तब तक ब्रेन बताता है कि हटाओ करके? नहीं, उतना टाइम नहीं होता है कि ब्रेन उसको सेंस करेगा और बताएगा तुम हटाओ करके। ये मिठाई खाने वाला सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे बचना है। तो तुरंत ही क्या होता है कि रिफ्लेक्स एक्शन होता है, और उस रिफ्लेक्स एक्शन को कौन करता है पता है? स्पाइनल कॉर्ड। कौन कर लेता है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड उस चीज को मैनेज कर लेता है। ब्रेन को फिर बाद में एक मैसेज जाता है कि ऐसा करके तुम्हारे साथ कुछ हुआ था, उसके बाद हमें सेंस होता है कि नहीं वहां पे क्या था? कोल था। आया समझ में? तुरंत हमारा ब्रेन को पता नहीं चलता है वहां पे कोल है, हॉट कोल है या फिर क्या है, कुछ डेंजर है नहीं है, ये तुरंत पता नहीं चलता है। बाद में एक अनकॉन्शियस टाइप का मैसेज हमारा ब्रेन को जाता है ताकि वो फीड करके रखे उस मेमोरी को कि आगे 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 अगर ऐसा कुछ हो तो हम लोग अपना स्टेप ले सकते हैं। ऐसा समझ में? फिर अगर मैं आगे उस रोड में और कंटिन्यू करना होगा तो मैं फिर सोचूंगा कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, वो क्या हो जाएगा? वॉलंटरी। वो क्या हो जाएगा? वॉलंटरी। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम जो चीज हुआ मेरे साथ वो क्या है? अनकॉन्शियस था, इनवॉलंटरी था, इसलिए उसको मैं क्या बोलूंगा? रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, इट इज द इंस्टेंट, इनवॉलंटरी एंड अनकॉन्शियस रेस्पॉन्स टू ए स्टिमुली। स्टिमुली मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर कुछ चेंज होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिमुली। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज क्या हुआ था? हॉट कोल गिरा हुआ था, तो हॉट कोल से क्या जनरेट होता है? हॉटनेस, दैट इज द स्टिमुली। इट इज कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही क्या आता है? स्पाइनल कॉर्ड आता है। ऐसा समझ में? इसको कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड। इसमें ब्रेन का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। वंस से मेमोरी जनरेट होता है, वो मेमोरी जाके कहाँ पे स्टोर होता है? ब्रेन पे। ब्रेन को बाद में पता लगता है। ऐसा समझ में? सो रिफ्लेक्स एक्शन रिसीव्स द ब्रेन, ओके, रिफ्लेक्स एक्शन रिलीव्स द ब्रेन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या करता है? ब्रेन को रिलीव करता है। अननेसेसरी अनड्यू प्रेशर उसको नहीं दिया जाता है, क्योंकि मैं पहले से ही बता चुका हूँ ब्रेन एक बहुत डेलिकेट ऑर्गन है। है समझ में? क्योंकि ये बहुत डेलिकेट है और उसके पास बहुत अलग इंपॉर्टेंट काम करना होता है, तो जो छोटा मोटा काम होता है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड मैनेज कर लेता है। रिफ्लेक्स एक्शन रिलीव्स द ब्रेन फ्रॉम सम ऑफ इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या करता है? ब्रेन को थोड़ा हल्का कर देता है ये जो अनड्यू प्रेशर के काम से। है समझ में? तो रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन जिस पाथवे में हो रहा हो उसे हम लोग क्या बोल देंगे? रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क से घबराना नहीं, डिफाइन रिफ्लेक्स आर्क आ सकता है एग्जाम में, डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन भी आ सकता है, या तो एक्सप्लेन रिफ्लेक्स एक्शन बाय यूजिंग ए सुइटेबल एग्जाम्पल करके भी आ सकता है। सीबीएसई में ये बहुत बार आ चुका है। आया समझ में? सो व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क? व्हिच रिप्रेजेंट्स द पाथ थ्रू व्हिच द नर्व इम्पल्स इज कंडक्टेड ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है मैं पहले एक्सप्लेन कर लूँ, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या रखा है? हॉट ऑब्जेक्ट। ऐसा समझ में? एक हॉट सॉसपेन रखा है या फिर कुछ रखा है। ये मेरा क्या है? हैंड। डायग्राम पे मत जाना, हंसना मत, कोई डायग्राम बहुत बेहुदा में बनाता हूँ। तो ये मेरा क्या है? हैंड। तो ये जो हैंड है, ये हैंड में क्या प्रेजेंट है? हैंड के सराउंडिंग में क्या है? स्किन। ये स्किन में क्या लगे हुए हैं? सब थर्मो रिसेप्टर्स और थिग्मो रिसेप्टर। ये थिग्मो रिसेप्टर किसको डिटेक्ट करते हैं? चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन हीट। तो मुझे बताओ हॉट ऑब्जेक्ट है, मतलब यहाँ से तो
कोल्डनेस नहीं आएगा, ऑब्वियसली क्या आएगा, हॉटनेस। तो ये हॉटनेस जो जनरेट होता है ये स्टिमुली को कौन रिसीव करता है, रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होता है, एक सेल होता है, क्या होता है, सेल। ये सेल क्या करता है, सिग्नल सेंड करता है थ्रू सेंसरी न्यूरॉन, थ्रू सेंसरी न्यूरॉन। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, रिसेप्टर। रिसेप्टर विल रिसीव द स्टिमुलस। ये क्या करता है, स्टिमुलस को क्या करता है, रिसीव करता है। वंस इट विल रिसीव द स्टिमुलस इट विल सेंड द सिग्नल टू द सेंसरी न्यूरॉन। किसको सेंड करेगा सिग्नल, सेंसरी न्यूरॉन। ये सेंसरी न्यूरॉन किसके किसके बीच होता है, रिसेप्टर एंड द इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन, ये इंटर न्यूरॉन किसके अंदर प्रेजेंट है, इंटर न्यूरॉन इज प्रेजेंट इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। कहाँ पे प्रेजेंट है, स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है, स्पाइनल कॉर्ड। ये इंटर न्यूरॉन या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिले न्यूरॉन। क्या बोलते हैं, रिले न्यूरॉन। अच्छा, रिसेप्टर ने क्या किया, सिग्नल किसको सेंड किया, इंटर न्यूरॉन को थ्रू और भाया सेंसरी न्यूरॉन। रिसेप्टर ने क्या रिसीव किया, स्टिमुलस। ये जैसे स्टिमुलस को रिसीव करेगा सिग्नल किसको भेजेगा, इंटर न्यूरॉन को थ्रू सेंसरी न्यूरॉन। इतना ही काम है। और सेंसरी न्यूरॉन का मैं दूसरा नाम भी बताया था, क्या है, एफरेंट न्यूरॉन। इसको हम दूसरा न्यूरॉन क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या बोलते हैं इसको, एफरेंट न्यूरॉन। एफरेंट न्यूरॉन सिग्नल लेकर कहाँ पहुंचता है, इंटर न्यूरॉन में पहुंचता है। तो इंटर न्यूरॉन का काम क्या होता है, इंटर न्यूरॉन विल इंटरप्रेट द मैसेज। इट विल इंटरप्रेट द मैसेज। क्या इंटरप्रेट करेगा, क्या वो चीज मेरे लिए खतरनाक है या फिर मेरे लिए सही है, मतलब उतना खतरनाक नहीं है। तो इंटर न्यूरॉन ऑब्वियसली इस केस में क्या इंटरप्रेट करेगा, दैट इज हार्मफुल और दैट इज डेंजर फॉर माय बॉडी और फॉर माय हेल्थ। तो जैसे ये इंटरप्रेट करता है तो ये सिग्नल किसको भेजेगा, इफेक्टर को। किसको सिग्नल भेजेगा, इफेक्टर को। इफेक्टर कौन होता है, इफेक्टर होता है हमारे मसल्स। कौन होते हैं, मसल्स। ये मेरे मसल्स हैं, तो ये मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। तो इफेक्टर को सिग्नल पहुंचेगा, लेकिन किसके थ्रू पहुंचेगा, थ्रू मोटर न्यूरॉन, थ्रू मोटर न्यूरॉन। ऐसा समझ में। ये देखो, ये हो गया सेंसरी न्यूरॉन। यहाँ पे जो बीच वाला पोर्शन देख रहे हो ना, यहीं पे क्या प्रेजेंट है, रिले न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। ये इंटर न्यूरॉन या फिर रिले न्यूरॉन क्या करते हैं, मैसेज को इंटरप्रेट करते हैं। वंस से इंटरप्रेट कर लेते हैं, उसके बाद ये सिग्नल किसको सेंड करते हैं, टू द इफेक्टर मसल। टू द इफेक्टर मसल मतलब जहां पे इफेक्ट होगा। इफेक्ट होगा मतलब मैं हाथ को उठाऊंगा, हाथ को कैसे उठाऊंगा, ये मेरे मसल्स पहले क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, पहले मेरा स्पाइनल कॉर्ड से जो इंटर न्यूरॉन है भेजेगा कि सिग्नल कि वहां पे डेंजर है। तो ये मसल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे मेरा हाथ वहां से क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। है समझ में। यही इफेक्टर क्या होते हैं, इफेक्टर कुछ नहीं होते हैं, हमारे मसल्स होते हैं। तो यहाँ तक सिग्नल कैसे पहुंचा, थ्रू मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन का जो दूसरा नाम मैंने बताया था उसका नाम क्या है, इफरेंट न्यूरॉन। क्या है, इफरेंट न्यूरॉन। ये सेम कॉन्सेप्ट हम लोग किस में पढ़े थे, नेफ्रॉन में भी पढ़े थे। जो लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर था उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, एक तो था एफरेंट, दूसरा क्या था, इफरेंट। एफरेंट एट्रियोल क्या करता था, पूरा ब्लड को लेकर आता था, और इफरेंट एट्रियोल क्या करता था, पूरा प्यूरिफाइड ब्लड को लेकर चला जाता था। ऐसा समझ में। इसी तरह यहाँ पे एफरेंट न्यूरॉन क्या करता है, सिग्नल्स को रिसीव करता है, स्टिमुली को रिसीव करता है, इंटर न्यूरॉन को देता है, इंटर न्यूरॉन मैसेज को इंटरप्रेट करता है। वंस इट विल इंटरप्रेट द मैसेज देन इट विल सेंड द सिग्नल टू द इफेक्टर मसल्स भाया मोटर न्यूरॉन। यही होता है रिफ्लेक्स एक्शन। और ये रिफ्लेक्स एक्शन जिस पाथ से होता है, क्या क्या पाथ हो गया इसमें, एक तो हो गया रिसेप्टर, फिर हो गया सेंसरी न्यूरॉन, फिर हो गया इंटर न्यूरॉन, फिर हो गया मोटर न्यूरॉन, फिर हो गया इफेक्टर। ये जो पूरा जो रास्ता है, पूरे रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। द पाथवे थ्रू व्हिच रिफ्लेक्स एक्शन इज कंडक्टेड और रिफ्लेक्स एक्शन टेक्स प्लेस इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। है समझ में। आई होप ये तुम्हें पूरा समझ में आ गया होगा। है समझ में। ओके चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट वन इज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ह्यूमन ब्रेन। क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें, एक तो है स्पाइनल कॉर्ड, दूसरा क्या है, ह्यूमन ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिफ्लेक्स एक्शन। वो वाला पोर्शन क्या हो चुका है, खत्म। अभी क्या है, ह्यूमन ब्रेन। देखो तुम्हारा क्लास 10th को देखकर या फिर सीटेट का सिलेबस को अगर देखा जाए, ह्यूमन ब्रेन इन डिटेल तुम्हारा नहीं है, लेकिन जितना टू द पॉइंट और एग्जाम ओरिएंटेड है वो मैं सारा चीज़ लिख के लाया हूँ, उतना ही करके जाना है। और उसके लिए मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, उस ट्रिक्स को याद करना है, उस पर्टिकुलर वर्ड के लिए तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसा समझ में। पहली बात तो है ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन इज
अंडर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ह्यूमन ब्रेन। आया समझ में। ये जो ब्रेन होता है, ब्रेन इज पर्टिकुलरली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। आवर ह्यूमन ब्रेन is particularly divided into 3 parts. One is forebrain, another one is midbrain, and the last one is hindbrain. Forebrain is the largest part. Forebrain क्या होता है, largest part। देखो अगर मैं एक ब्रेन बनाऊं, ये जो अपर पार्ट है ना, ये जो सबसे लार्जेस्ट एरिया तुम्हें दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन बोलते हैं। मिड ब्रेन कहाँ पे आता है, कहीं इधर हमारा क्या आता है, मिड ब्रेन। और हिंड ब्रेन कहाँ आता है, ये हमारा क्या होता है, हिंड ब्रेन। ये हमारा क्या होता है, हिंड ब्रेन। क्या सर ब्रेन का डायग्राम एग्जाम में आता है, कभी नहीं आता है, आज तक नहीं आया, सीबीएसई में आएगा भी नहीं, ऐसा समझ में, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा होता है और 3D में दे रखा है। तुम्हारा अगर डायग्राम आएगा सिर्फ न्यूरॉन का आएगा इस चैप्टर से। इस चैप्टर से एक ही डायग्राम बनता है, वो किसका बनता है, न्यूरॉन का, और बहुत बार पूछा भी गया है समझ में। ठीक, तो ये जो ब्रेन है, ब्रेन में बताया 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो है फोर ब्रेन, अनदर वन इज मिड ब्रेन, एंड द लास्ट वन इज हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, और इंपॉर्टेंट भी है, याद भी रखना है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन इज फोर ब्रेन। उसके बाद क्या है, मिड ब्रेन, एंड मिड ब्रेन इज द स्मॉलेस्ट पार्ट। स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है ब्रेन का, मिड ब्रेन है। और हिंड ब्रेन क्या होता है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द इनवॉलेंट्री एक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड आवर बॉडी। जैसे कि वोमिटिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, कॉफिंग हो गया, ये सब किसके चलते होता है, हिंड ब्रेन के चलते होता है। हिंड ब्रेन ये सारा चीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो फोर ब्रेन इज responsible for the all kind of voluntary actions plus logical reasoning plus mental abilities plus thinking। ये सबके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, फोर ब्रेन। अगेन फोर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। वन इज सेरेब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब एंड डायनसेफलम। ये जो सेरेब्रम होता है, ये सेरेब्रम क्या होता है, ये सबसे ऊपर हिस्से वाला पार्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं, सेरेब्रम। आया समझ में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेरेब्रम। और ये कितने पार्ट से कवर्ड, ये देखो, ये जो ब्रेन है, ये ब्रेन का जो सबसे आउटर मोस्ट हार्ड कवरिंग होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कल, या फिर स्कल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेनियम। क्या बोलते हैं, क्रेनियम। इसके अंदर क्या है, ब्रेन। और ये स्कल और ये क्रेनियम के बीच में क्या भरे हुए होते हैं, फ्लूइड। क्या भरे हुए होते हैं, फ्लूइड। और उस फ्लूइड का नाम होता है CSF, दैट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। मान के चलो यहाँ पे कोई जोर से तुम्हें मार दिया है, अगर किसी ने मारा है तो इंजरी पहुंच सकता है ब्रेन को। तो ब्रेन को इंजरी ना पहुंचे तो एक शॉक एब्जॉर्बर के टाइप का काम कौन करता है, ये CSF करता है। CSF का पूरा इन डिटेल काम मैं आगे जाकर बताऊंगा, लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये ब्रेन किससे प्रोटेक्टेड है, एक स्कल से प्रोटेक्टेड है, या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेनियम। और ये ब्रेन का जो मस्कुलर पार्ट है और ये जो हार्डेस्ट पार्ट है, इसके बीच में क्या भरा हुआ होता है, cerebrospinal fluid which acts as shock absorber, which acts as shock absorber and it helps to prevent injury। कुछ भी इंजरी हो ब्रेन को, उसको क्या करता है, ये रोकता है। आया समझ में। इसके अंदर बहुत सारे लेयर्स होते हैं, जैसे कि होता है एराकनॉइड होता है, डुआ मैटर होता है, पिया मैटर होता है। ये सब क्लास 12th में है, 11th में है शायद, उतना भी इन डिटेल नहीं है, बहुत कम देर का। अगर कोई नीट वीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसके लिए ज़रूरी है। पिया मैटर, डुआ मैटर, ड्यूरा मैटर एंड दैट इज एराकनॉइड। ये पिया मैटर होता है सबसे पास वाला, पास वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, पिया मैटर। है समझ में। सबसे दूर वाला को डी फॉर दूर, और बाहर क्या होता है, ड्यूरा मैटर। है समझ में। और बीच वाला में क्या होता है, एराकनॉइड। क्या होता है, एराकनॉइड। है समझ में। और ये सारे लेयर्स के बीच में क्या भरे हुए होते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ओके, तो सेरिब्रम इतना में जो एक्स्ट्रा चीज़ है ये मैं बता दिया। जो तुम्हारा काम का चीज़ है नोट में दे रखा है, क्या है, सेरेब्रम। सेरेब्रम का फंक्शन सिर्फ याद रखना है, इट इज़ द सीट फॉर मेंटल एबिलिटीज। मेंटल एबिलिटीज लाइक कुछ मैथ कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, डिवीजन कर रहे हो, ये सारा चीज़ जो कर रहे हो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, कौन रेस्पॉन्सिबल है, सेरेब्रम रेस्पॉन्सिबल है। अगर कुछ लॉजिकल थिंकिंग कर रहे हो, अगर किसी ने पूछ लिया कि व्हाट डू मीन बाय इवापोरेशन, तो उसका तुम एक डिफिनेशन बताते हो, तो लॉजिकल थिंकिंग करते हो, या फिर तुम डेफिनेशन याद रखे हुए हो, उस मेमोरी है, या फिर लॉजिकल थिंकिंग है, या फिर रीजनिंग हो गया, इमोशंस हो गए, कुछ स्पीच हो गया, ये सारा चीज़ कौन करता है, सेरेब्रम करता है। इट इंटरप्रेट सेंसेशन एंड रेस्पॉन्ड टू पेन, कोल्ड, हीट एंड प्रेशर। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है यही है, इसको याद रखना। सेरेब्रम से अगर कभी भी क्वेश्चन आए इसी में से आएगा। सीट फॉर मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल थिंकिंग, मेमोरी, रीजनिंग, इमोशंस एंड स्पीच, ये सारा चीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेरेब्रम। और सेरेब्रम किस में प्रेजेंट होता है, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन मीन्स फ्रंटल पार्ट।
है समझ में? ओके। उसके बाद क्या हो गया, ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं। ऑल्फैक्टरी क्लास का स्टार्टिंग में बताया था, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टू सेंस द स्मेल, तो इट हेल्प्स टू सेंस स्मेल। स्मेल को सेंस करने के लिए कौन हेल्प करता है? ऑल्फैक्टरी लोब, जो कि किसमें प्रेजेंट होता है? फोरब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आ गया? डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन इज अगेन इंपॉर्टेंट, है समझ में? एक तो सेरेब्रम इंपॉर्टेंट है फोरब्रेन का, दूसरा क्या है? डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन में भी मोर पर्टिकुलरली कौन इंपॉर्टेंट है? हाइपोथैलेमस। कौन इंपॉर्टेंट है? हाइपोथैलेमस। अच्छा, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स डायनसेफेलॉन, वन इज थैलेमस, अनदर इज हाइपोथैलेमस। ये देखो, ये हो गया हमारा थैलेमस, ये हो गया हाइपोथैलेमस, और सॉरी ये हमारा हो गया एपिथैलेमस, ये क्या हो गया? एपिथैलेमस, ये हो गया थैलेमस, और थैलेमस के जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। तो मोर पर्टिकुलरली हमारा काम किसके साथ है? हाइपोथैलेमस के साथ। तो हाइपोथैलेमस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर थर्स्ट, प्यास लग रहा है, हंगर, भूख लग रहा है, सोना है, या फिर बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना है, ये सारा चीज कौन करता है? हाइपोथैलेमस ही करता है। और हाइपोथैलेमस किसमें प्रेजेंट है? डायनसेफेलन में। लेकिन मोर पर्टिकुलरली तुम्हारा जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो किसके बारे में दे रखा है? हाइपोथैलेमस के बारे में दे रखा है। और सीटेट हो गया या फिर क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम हो गया, हर टाइम वो किसके बारे में पूछता है? हाइपोथैलेमस के बारे में बहुत बार पूछा गया है। द सेंटर फॉर थर्स्ट, हंगर एंड स्लीप इज रेस्पॉन्सिबल ड्यू टू, तो क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। ये कीवर्ड याद रखना है और उसके बारे में लिख के आ जाना है। अगर तुम्हारा एमसीक्यू में आया तो टिक करके आ जाओगे। थर्स्ट, हंगर, स्लीप, कहीं पे ये वर्ड दिख गया तो क्या आ जाएगा? हाइपोथैलेमस। एंड थैलेमस एक्ट्स एज ए रिले सेंटर। रिले सेंटर मतलब इट विल जस्ट इंटरप्रेट द मैसेज, है समझ में? चलो, इसका ज़्यादा कोई खास काम नहीं है और ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है। एक तो पूछा जाता है सेरेब्रम, दूसरा पूछा जाता है डायनसेफेलन में, मोर पर्टिकुलरली किसके बारे में? हाइपोथैलेमस। है समझ में? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आ जाएगा? मिड ब्रेन। क्या आ जाएगा? मिड ब्रेन। सो जब हम लोग मिड ब्रेन के बारे में डिस्कस करते हैं तो ये फोर ब्रेन हो गया, ये हिंड ब्रेन हो गया, और फोर ब्रेन और मिड ब्रेन को जो हिंड ब्रेन को जो कनेक्ट करता है समझ में? ये हो गया फोर ब्रेन, ये हो गया हिंड ब्रेन, है समझ में? और ये जो बीच वाला हिस्सा हो गया ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन का काम क्या है? फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में क्या मेंटेन करने का? कोऑर्डिनेशन। क्या करेगा? ये कोऑर्डिनेट करेगा। इट एक्ट्स एज ए ब्रिज एंड ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम फोर ब्रेन टू हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन से सिग्नल को कहाँ भेजता है? हिंड ब्रेन में भेजता है। इट मेनली कंसर्न विथ साइट। साइट मतलब विजन, विजन एंड हियरिंग, है समझ में? विजन और हियरिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? मिड ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन आता भी नहीं है, लेकिन सिर्फ याद रखे रहो, ये वाला सेकंड वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है थोड़ा। इट मेनली कंसर्न विथ साइट एंड हियरिंग। देखने के लिए और सुनने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मिड ब्रेन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सिर्फ फंक्शन ही याद रखना है, इसके बारे में इन डिटेल तुम्हारा कुछ दिया नहीं है, उसको याद भी नहीं रखना है, ऐसा समझ में? सिर्फ फंक्शंस याद रख के जाओ और जो कीवर्ड यहाँ पे लिखा हूँ उसको याद रखो, उतने से काम बन जाएगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट पार्ट ऑफ सीबीएसई। देखो, मैं सीबीएसई का नाम बार बार इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि क्लास 10 का एग्जाम भी सीबीएसई कराता है और सीटेट का एग्जाम भी सीबीएसई ही कराता है। तो सीबीएसई जो क्वेश्चन फ्रेम करता है वो कॉमन होता है दोनों के लिए, क्योंकि जो सीटेट अपियर कर रहे हैं वो 10th वालों 9th वालों को ही पढ़ाने वाले हैं, है समझ में? चलो, सेरेबेलम, एज द नेम इंडिकेट्स सेरेबेलम, वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। देखो, सेरेबेलम में बी फॉर बेलम एंड बी फॉर बैलेंस, बी फॉर बेलम और आगे CER लगा दोगे तो सेरेबेलम एंड बी फॉर बैलेंस। ये चीज़ अगर याद रख लिए, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। सेरेबेलम कोऑर्डिनेट्स द बॉडी मूवमेंट्स, बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड मेंटेन्स द बॉडी पोस्चर, मेंटेन्स द बॉडी पोस्चर। अगर मैं ऐसा बैठा हुआ हूँ दैट मीन्स मेरा सेरेबेलम क्या कर रहा है? ठीक काम कर रहा है। अगर मान के चलो मैं पी के आ गया हूँ और मैं ऐसे 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 चल रहा हूँ, दैट मीन्स मेरा कुछ गड़बड़ है, किसमें? सेरेबेलम में। जब भी हम लोग कुछ ड्रिंक कर लेते हैं, दारू पी लेते हैं, अल्कोहल इंटेक करते हैं, तो पहले कौन गड़बड़ाता है? सेरेबेलम। और जैसे ही सेरेबेलम गड़बड़ाएगा तो बैलेंस ऑफ द बॉडी भी क्या हो जाएगा? गड़बड़ा जाएगा। तो बैलेंस ऑफ द बॉडी जैसे ही गड़बड़ाता है तो हमारा पोस्चर भी क्या हो जाता है? गड़बड़ाता है। क्योंकि जब हम लोग चलते हैं वॉकिंग में इन जनरली क्या होता है? एक पैर आगे एक पैर पीछे, लेकिन जैसे ही हम लोग कुछ ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल इंटेक करते हैं, तो सेरेबेलम में क्या हो जाते हैं? फंक्शन
फंक्शन क्या नहीं होते हैं, कोऑर्डिनेटेड नहीं होते हैं। तो अगर फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड नहीं होंगे, एक पैर इधर आ जाएगा, एक पैर उधर हो जाएगा, तुम ऐसे ऐसे इधर उधर होते जाओगे। तो हिंड ब्रेन का बहुत बड़ा काम है, बॉडी पोस्चर और बॉडी मूवमेंट में और बैलेंस मेंटेन करने में कौन हेल्प करता है, सेरेबेलम। कैसे याद रखोगे, बी फॉर बेलम एंड बी फॉर बैलेंस। ओके, उसके बाद क्या आ गया, पोन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, सेरेबेलम। ओके, पोन्स इज कंसर्न्ड विथ रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग रेट एंड स्लीप साइकिल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। पोन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्रीदिंग रेट, बहुत बार पूछा गया है, ब्रीदिंग रेट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, पोन्स। ऐसा समझ में, रेस्पिरेटरी सेंटर भी कौन है, पोन्स ही है, ऐसा समझ में। उसके बाद क्या आ गया, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा रेस्पिरेशन सेंटर भी है, हार्ट बीट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कॉफिंग है, स्नीजिंग है, सल्वाइजेशन है, और क्या हो जाएगा, वोमिटिंग है। मोर पर्टिकुलरली this medulla oblongata is responsible for all kind of involuntary action। कुछ भी इनवॉल्यूंटरी एक्शन तुम्हें दिख जाए, जैसे कि वोमिटिंग दे रखा हो, स्नीजिंग दे रखा हो, कफिंग दे रखा हो, सलाइवेशन, अगर मान के चलो आगे कहीं पे क्या रखा है, खट्टा खट्टा वाला चीज़ कुछ रखा हुआ है, तो क्या होता है, इन जनरली हमारा टंग से क्या सीक्रेट होना स्टार्ट होता है, सलाइवा। तो ये काम कौन करवाता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। और वोमिटिंग तो बोल के नहीं है, वोमिटिंग करने वाला हूँ, आ रहा हूँ, ऐसा तो नहीं होगा ना, स्टोमक तो नहीं बोलेगा, मुझे बोलेगा कि मैं आने वाला हूँ। ये ऑल ऑफ सडन होता है, इट इज इनवॉलंटरी, इट इज अगेंस्ट आवर विल, है समझ में। तो ये सब कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। अगर कहीं पे इनवॉलंटरी टाइप ऑफ एक्शंस दिखते हैं तो उसमें किसको टिक लगाना है, मेडुला ऑब्लोंगेटा को टिक लगाना है समझ में। अगर बैलेंस को रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं तो किसको लगाना है, सेरेबेलम। और पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा में एक कंफ्यूजन ये होता है, एक रेस्पॉन्सिबल होता है ब्रीदिंग रेट के लिए और एक रेस्पॉन्सिबल होता है रेस्पिरेशन सेंटर के लिए। रेस्पिरेशन सेंटर के लिए मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, ब्रीदिंग रेट के लिए पोन्स होता है। ये थोड़ा छोटा सा माइन्यूट डिफरेंस में याद रखना होगा, बाकी सारा चीज इजी है। मेडुला ऑब्लोंगेटा को तुम लोग डायरेक्टली याद रख लोगे, इनवॉलंटरी एक्शन कैसे याद रखोगे, MI, मुंबई इंडियंस, M फॉर मेडुला ऑब्लोंगेटा, I फॉर इनवॉलंटरी एक्शंस, I फॉर इनवॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी एक्शन क्या होता है, जो हमारा अगेंस्ट विल होता है, विल के अगेंस्ट में होता है। स्नीजिंग, कॉफिंग, मैं स्नीज करूंगा ये मुझे पहले से पता होता है क्या, ऑल ऑफ सडन हो जाता है कि नहीं समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। सो प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन मैं पहले भी बताया था, जो CSF है, CSF के बारे में मैं इन डिटेल बताने वाला हूँ। तो एक्चुअली में प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ब्रेन को हम लोग प्रोटेक्ट करके नहीं रखेंगे, मान के चलो बाहर कोई फंगस है आकर यहाँ पे बैठ जाए ब्रेन के ऊपर, तो कुछ डिजीज हो जाएगा। अगर ब्रेन में कुछ डिजीज हो गया तो पूरा बॉडी क्या हो जाएगा, खराब, है कि नहीं। तो प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द ब्रेन, ब्रेन इज प्लेस्ड इनसाइड द बोनी बॉक्स। कैसा है, एक बोनी बॉक्स के अंदर कौन प्रेजेंट है, ब्रेन। ये जो बोनी बॉक्स है इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्कल। क्या बोलते हैं, स्कल, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेनियम। क्या बोलते हैं, क्रेनियम। द ब्रेन इज प्लेस्ड इनसाइड ए बोनी बॉक्स कॉल्ड क्रेनियम, इट इज ए पार्ट ऑफ स्कल, ऐसा समझ में। उसके बाद द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन दिस लेयर्स इज फिल्ड विथ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। किस क्या बोलते हैं इसको, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सर इसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सेरेब्रम के नीचे भी प्रेजेंट होता है और स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसका नाम को कंबाइन करके हम लोग क्या बोलते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। यहाँ पे बीच में एक हाइफन दे देना, ऐसा समझ में। यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स होते हैं, मैं बताया था क्या क्या लेयर्स होते हैं। यहाँ पे होते हैं ड्यूरा मैटर, ऐसा समझ में। बीच में क्या होता है, एराकानॉइड, और पास में क्या होता है, पिया मैटर। तो ये जो लेयर्स होते हैं, इस लेयर्स के बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, CSF, दैट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या करते हैं, अगर कुछ इंजुरी होता है या फिर कुछ शॉक होता है, ये क्या कर देता है, इस शॉक को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब। इट एक्ट्स एज ए शॉक एब्जॉर्बर एंड इट प्रिवेंट्स इंज्यूरी टू द ब्रेन। ब्रेन को इंज्यूरी से क्या करता है, बचाता है, ऐसा समझ में। द फ्लूइड फिल्ड बलून एक्ट्स एज ए शॉक एब्जॉर्बर एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम इंजरीज। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ गया है, ऐसा समझ में। इसको याद रख के जाना होगा, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन को कैसे प्रोटेक्ट होता है। एक तो होता है बोनी केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेनियम, उससे प्रोटेक्ट किया जाता है। उसके बाद दूसरा क्या आ गया, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। दिस 2 पॉइंट्स,
है समझ में, ये दोनों याद रखना है। बोनी केज क्या करता है, कोई मार रहा है कुछ कर रहा है तो डायरेक्टली हमारा ब्रेन को कुछ मतलब डैमेज पहुंच रहा है क्या, नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि ये बहुत हार्ड है, बोनी है, तो डायरेक्टली ब्रेन को इम्पैक्ट नहीं होता है। पहले वैसे हम लोग प्रोटेक्ट कर लिए। दूसरा कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ये जो हार्ड बोनी केज लाइक स्ट्रक्चर है और इसके अंदर जो ब्रेन है इसके बीच में गैप है, उस गैप के अंदर क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, जिस फ्लूइड का नाम क्या है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या करता है, शॉक को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। आया समझ में, ओके। स्पाइनल कॉर्ड को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड इन द सेम वे। कैसे, स्पाइनल कॉर्ड को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं उसके लिए मैं लिखा देता हूँ, स्पाइनल कॉर्ड, इसमें नहीं लिखा हूँ इसलिए लिखा दे रहा हूँ, स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय ए वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम भी कैसा होता है, बोनी केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखो ये बोनी केज लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। एक तो ये प्रोटेक्ट करता है और इसके अंदर क्या भरे होते हैं, CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। वर्टिब्रल कॉलम एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। ऐसा समझ में, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन भी हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस हॉर्मोन्स। सो व्हाट आर हॉर्मोन्स, ओके। हॉर्मोन्स क्या होता है, हॉर्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस और वी कैन से दैट दीज आर द केमिकल मैसेंजर, these are the chemical, sorry, these are the chemical messengers, okay, these are the chemical messenger that act like messenger molecules in the body, okay. Hormones are chemical substances that acts like messenger molecules in the body. Body के अंदर क्या करते हैं, मैसेंजर की तरह काम करते हैं। हॉर्मोन्स आर सिक्रेटेड इन स्मॉल क्वांटिटीज, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में सिक्रेट किया जाता है बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या सर हॉर्मोन सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड ही सिक्रेट करते हैं, नहीं, ग्लैंड्स आर ऑफ टू टाइप्स, ओके। ग्लैंड्स आर ऑफ अगेन टू टाइप्स, वन इज एंडो, अनदर वन इज एक्सो। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, दीज आर डक्टलेस। ये क्या होते हैं, डक्टलेस। डक्टलेस मतलब इनका सिक्रेशन डायरेक्टली किसके पास जाता है, directly their secretion is directly poured into the blood, सीधा ये किसके साथ जाकर मिल जाते हैं, ब्लड के साथ। क्यों, क्योंकि ये क्या है, डक्टलेस, इनके पास कोई डक्ट नहीं है, कोई पर्टिकुलर पाइप नहीं है जिस पाइप के अंदर ये हॉर्मोन्स ट्रैवल करेंगे, वैसा कुछ भी नहीं है। डायरेक्टली ब्रेन ने कमांड दिया तो ये क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर ऑर्गन से क्या, पर्टिकुलर ग्लैंड से क्या सीक्रेट होना स्टार्ट होता है, केमिकल सीक्रेट होना स्टार्ट होते हैं और केमिकल डायरेक्टली किसके साथ मिल जाता है, ब्लड के साथ। तो ये ब्लड क्या करते हैं, पूरे बॉडी के अंदर फैल जाते हैं। लेकिन ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, दिस एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर हैविंग डक्ट, दे हैव डक्ट। ऐसा समझ में, इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, डक्ट प्रेजेंट होता है। क्योंकि इनके पास डक्ट प्रेजेंट होता है इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन। क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन। और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन। तो सर एक्सोक्राइन का एग्जांपल क्या है, सबसे फेमस एग्जांपल जो तुम्हारा बुक में है वो है पेनक्रियास। तुम लोग पढ़े हो, पेनक्रियास के पास क्या होता है, पेनक्रियाटिक डक्ट। तो इसका जो भी सिक्रेशन है थ्रू डक्ट आता है, क्योंकि ये डक्ट के थ्रू आता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड। लेकिन इंटरेस्टिंगली पेनक्रियास एक्सोक्राइन भी है एज वेल एज पेनक्रियास क्या है, एंडोक्राइन भी है। पेनक्रियास क्या है, एंडोक्राइन भी है। क्योंकि पेनक्रियास एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड। ना ये मेल है ना ये फीमेल है, ये दोनों का कैरेक्टर बियर करता है समझ में, ओके। आगे बढ़ते हैं। एक्सोक्राइन के बारे में तुम्हारा सिलेबस में नहीं है, सिर्फ किसके बारे में है, एंडोक्राइन के बारे में। तो हम लोग सिर्फ एंडोक्राइन को डिस्कस करेंगे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड का जो सबसे पहला ग्लैंड आता है वो क्या आता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किसमें प्रेजेंट है, ब्रेन के अंदर। वो क्या सीक्रेट करता है, अच्छा, RH हार्मोन। RH मीन्स रिलीजिंग हार्मोन। क्या करता है, रिलीजिंग हार्मोन। और ये रिलीजिंग हार्मोन किसको स्टिमुलेट करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन। अच्छा, ये ब्रेन हो गया। ब्रेन के अंदर देखना कहीं यहाँ पे क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है और ऊपर क्या होता है, हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस हार्मोन सीक्रेट करके सिग्नल किसको भेजता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्यों, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, एक मास्टर ग्लैंड होता है। व्हाई इट इज ए मास्टर ग्लैंड, बिकॉज it controls other endocrine gland,
अदर एंडोक्राइन ग्लैंड को कौन मास्टर कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। है समझ में? अच्छा, हाइपोथैलेमस क्या सीक्रेट करता है? रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है। और ये रिलीजिंग हार्मोन किसको स्टिमुलेट करता है? इसका फंक्शन क्या है? इट विल स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड हम लोग का कैसा ग्लैंड होता है? मास्टर ग्लैंड। बाकी सारे जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसको सारे ग्लैंड्स को कौन कंट्रोल करके रखा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन हार्मोन्स भेजता है? हाइपोथैलेमस। है समझ में? इतना ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा था, फिर भी याद रखना कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है हाइपोथैलेमस से? रिलीजिंग हार्मोन। और ये रिलीजिंग हार्मोन किसको स्टिमुलेट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट वन इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। थोड़ा हैंड राइटिंग खराब है, मैनेज करना, ठीक? ओके। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? GH हार्मोन। GH मीन्स ग्रोथ हार्मोन। क्या सीक्रेट करता है? ग्रोथ हार्मोन। इट प्रमोट्स नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। नॉर्मल ग्रोथ, नॉर्मल हाइट हो रहा है, नॉर्मल बॉडी का मास गेन हो रहा है, ये सारा चीज़ कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी है, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ओके, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन द ब्रेन। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ब्रेन में प्रेजेंट है। ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? ओके, हार्मोन सीक्रेट करता है, इट सीक्रेट्स GH हार्मोन। व्हाट इज GH? GH मीन्स ग्रोथ हार्मोन। ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करता है। ऐसा समझ में? ग्रोथ हार्मोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फॉर द नॉर्मल बॉडी हाइट। बॉडी हाइट का जो डिटर्मिनेशन पावर होता है वो किसके पास होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास होता है। अच्छा, ये जो ग्रोथ हार्मोन है, इसका मतलब दो चीज़ हो सकते हैं। अगर ये ग्रोथ हार्मोन का लेट सपोज हाइपोसिक्रेशन हुआ, हाइपोसिक्रेशन का मतलब ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन क्या हो गया? डिक्रीज। क्या हो गया? डिक्रीज। मान के चलो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन क्या हो गया? डिक्रीज। अगर हाइपोसिक्रेशन होगा, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, तो वहाँ पे एक डिजीज आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्वार्फिज्म। क्या बोलते हैं? ड्वार्फिज्म। जिसको हम लोग बोलते हैं अरे तू बौना है। बौना क्यों हो गया? इतना बौना, एक्सट्रीम बौना हो जाना, नॉर्मल बौना होना सही है, लेकिन एक्सट्रीम जो बौना हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि इनका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड ने अपना जो ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट किया है, कैसा सीक्रेट किया है? हाइपोसिक्रेशन। हाइपोसिक्रेशन मतलब बहुत कम सीक्रेट हुआ है। तो ग्रोथ हार्मोन का अगर सिक्रेशन कम हो जाएगा तो ग्रोथ भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो ग्रोथ अगर एक्सट्रीम डिक्रीज होता है, उस डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं? उस डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्वार्फिज्म। दूसरा केस भी हो सकता है हाइपर सिक्रेशन। क्या हो सकता है? हाइपर सिक्रेशन। अगर इसका ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बहुत एक्सेस हो गया, क्या हो गया? ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन एक्सेस अगर हार्मोन का सीक्रेट हो जाएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंबू बोलते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस डिजीज को पर्टिकुलरली हम लोग बोलते हैं जाइजेंटिज्म। क्या बोलते हैं? जाइजेंटिज्म। जैंट, मॉन्स्टर जैसा दिखेगा। जैंट है ना, जैंट मतलब बहुत बड़ा हो गया बोलते हैं। तो हाइपर सिक्रेशन मतलब ग्रोथ हार्मोन का कंसंट्रेशन अपना बॉडी के अंदर बढ़ जाना, जिसके चलते एक डिजीज होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जाइजेंटिज्म। और जहाँ पे ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन घट जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्वार्फिज्म। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पिट्यूटरी ग्लैंड का आ सकता है एग्जाम में भी। है समझ में कैसे फंक्शन करता है? अगर उसका हाइपो सिक्रेशन हुआ तो ड्वार्फिज्म होगा, अगर हाइपर सिक्रेशन होगा तो जाइजेंटिज्म होगा। और इसका लोकेशन कहाँ पे है? ब्रेन में प्रेजेंट है। और इसको हम लोग कौन सा ग्लैंड बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और मास्टर ग्लैंड इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। अच्छा सर, पिट्यूटरी ग्लैंड कैसा ग्लैंड है? एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन? इट इज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। एक ऐसा ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। इतना चीज याद होना चाहिए पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। ओके, चलो बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट वन इज थायराइड ग्लैंड। ये जो थायराइड ग्लैंड होता है कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारा ये जो नेक का पोर्शन है ना, यहीं पे क्या प्रेजेंट होता है? थायराइड। बोलते हैं ना इसका थायराइड है। थायराइड है मतलब ये जो नेक है, ये नेक क्या रहता है? थोड़ा स्वेलन सा रहता है समझ में? क्यों? उसका रीजन है, मैं बताऊंगा, पहले पढ़ लो। थायराइड ग्लैंड सीक्रेट्स हार्मोन नोन एज थायरॉक्सिन, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं T3 हार्मोन। क्या बोलते हैं? T3 हार्मोन। आए समझ में? एक सब्सटेंस सीक्रेट करता है T3। अच्छा, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेस गोइटर, एंड गोइटर, ड्यू टू गोइटर, द डिजीज गोइटर, इट लेड्स टू द एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड।
है समझ में। इसका फंक्शन क्या है मैं बताऊंगा इन डिटेल। थायराइड ग्लैंड का फंक्शन क्या है, इट कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स इन आवर बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का जो मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट कौन करता है, थायराइड ग्लैंड करता है। थायराइड ग्लैंड कैसे करता है, बाय सिक्रेटिंग अ हार्मोन नोन एज थायरोक्सिन, है समझ में। तो इसमें डिजीज क्या होते हैं, डिजीज के बारे में बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, है समझ में। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है देखते हैं, चलो देखो, मान के चलो ये क्या हो गया हमारा थायराइड ग्लैंड, है समझ में। ये है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, लेट सपोज ये नेक है, ये यहीं पे क्या प्रेजेंट होता है, जैसे लोब्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, ये जो थायराइड ग्लैंड है एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका नाम बोलते हैं हम लोग थायरॉक्सिन। क्या बोलते हैं, थायरॉक्सिन। ये इसका काम क्या होता है, इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एज वेल एज प्रोटीन। कभी कभार ये कहाँ पे आता है, केस बेस्ड में भी आ जाता है, तो अच्छे से याद रख के जाना, थायराइड ग्लैंड वाला क्वेश्चन आता है समझ में। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को कौन कंट्रोल करता है, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन को कौन सीक्रेट करता है, थायराइड ग्लैंड। लेकिन ये जो थायरॉक्सिन का सिक्रेशन होता है, थायरॉक्सिन का सिक्रेशन इज डिपेंडेंट अपॉन द आयोडीन, इज डिपेंडेंट अपॉन आयोडीन। अगर हमारा डाइट में अच्छा इंटेक होगा आयोडीन का, तो थायरॉक्सिन का सिक्रेशन क्या होगा, अच्छा। अगर ये आयोडीन का इंटेक में अगर कुछ गड़बड़ी होता है तो उसमें हम लोग को एक डिजीज पैदा होता है। अगर आयोडीन का कंसंट्रेशन हमारा बॉडी के अंदर घट जाए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोट्रूजन, प्रोट्रूजन, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं एनलार्जमेंट, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। आयोडीन का सिक्रेशन जैसे ही घटता है तो ये एनलार्जमेंट हो जाता है, थायराइड ग्लैंड क्या हो जाता है, फूल जाता है। जैसे ही फूलता है देखना ये ऐसा हो जाएगा। ये स्वलन नेक ग्लैंड को, स्वलन नेक ग्लैंड को एक हम डिजीज का नाम दे रखे हैं जिसका नाम क्या है, गॉइटर। एंड गॉइटर इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन का डेफिशिएंसी के चलते क्या होता है, गॉइटर। गॉइटर में होता क्या होता है, थायराइड ग्लैंड क्या कर जाता है, एनलार्ज हो जाता है। और थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो डाइट हम जो खाते हैं उसमें आयोडीन का कंसंट्रेशन क्या होता है, कम। इसलिए पहले अगर कुछ सालों पहले जाकर देखोगे हमारा जो सॉल्ट होता था उस सॉल्ट में आयोडीन पहले से मिला हुआ नहीं आता था, लेकिन अब जो सॉल्ट आता है उसको आयोडाइज्ड सॉल्ट बोलते हैं, क्योंकि उसमें आयोडीन का अमाउंट क्या होता है, मिला हुआ होता है, ताकि हम लोग रेगुलर जो खाना खाते हैं उसमें हम लोग का आयोडीन का इंटेक होता रहे और हमें गॉइटर ना हो। लेकिन पहले कुछ सालों पहले देखोगे बहुत लोगों का ये जो ग्लैंड होता था, ये जो थायराइड ग्लैंड होता था, फूल जाता था, उनका नेक बहुत फूला हुआ होता था, आया समझ में। अब लेकिन वो वाला डिजीज बहुत कम हो चुका है, बहुत रेयर हो चुका है। तो ये जो गॉइटर है, गॉइटर इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आया समझ में। और ये जो थायराइड ग्लैंड है क्या सीक्रेट करता है, थायरॉक्सिन, एंड इट हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। इज इट क्लियर नाउ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रख के जाना। एक तो हो गया पिट्यूटरी, दूसरा हो गया थायराइड ग्लैंड। उसके बाद क्या है, पाराथायरॉयड। ये जो पाराथायरॉयड ग्लैंड है ये क्या है, सीक्रेट करता है, पाराथॉर्मोन विच रेगुलेट कैल्शियम एंड फॉस्फोरस लेवल। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा क्या हो गया थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में भी मोर पर्टिकुलरली कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो आयोडीन वाला पार्ट। आयोडीन का कंसंट्रेशन अगर घट जाएगा तो क्या होगा, गॉइटर। अगर गॉइटर होगा तो गॉइटर में होता क्या चीज़ है, ये नेक क्या कर जाता है, स्वेल कर जाता है। इतना याद रखना है बस, जितना बोल रहा हूँ उतना ही याद रखना है और वही एग्जाम में आएगा। आई एम प्रिटी श्योर अबाउट इट, ओके। उसके बाद थाइमस। ये जो थाइमस होता है, ये थाइमस सीक्रेट्स थाइमोसिन। थाइमस क्या सीक्रेट करता है, थाइमोसिन। ये थाइमस भी कहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहीं कहीं प्रेजेंट होता है थाइमस। ये थाइमस क्या, सॉरी, यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट होता है, इसी चेस्ट बोन के नीचे थोड़ा हमारा क्या प्रेजेंट होता है, थाइमस। ये थाइमस क्या सीक्रेट करता है, थाइमोसिन। ये जो थाइमोसिन्स होते हैं ना, ये थाइमोसिन्स क्या सीक्रेट करते हैं, टी लिम्फोसाइट्स। ये टी लिम्फोसाइट किस में होता है, WBC। अगर तुम्हें WBC का फंक्शन याद हो, इट हेल्प्स टू किल फॉरेन पैथोजेंस, इट हेल्प्स टू किल फॉरेन पैथोजेंस। तो ये हेल्प्स टू किल जो फॉरेन पैथोजेंस वाला पार्ट है, इसको कंट्रोल कौन करता है, टी लिम्फोसाइट करता है समझ में। और ये टी लिम्फोसाइट को सीक्रेट कौन करता है, कौन सीक्रेट करता है,
थाइमस, और थाइमस सीक्रेट क्या करता है, थाइमोसिन। थाइमोसिन में क्या होता है, टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट किस में प्रेजेंट होता है, डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी क्या करता है, किल फॉरेन पैथोजेंस, हेल्प इन मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। ऐसा समझ में, टी लिम्फोसाइट्स का मैचुरेशन में हेल्प करता है। टी लिम्फोसाइट जैसे ही मैच्योर होते हैं दे हेल्प टू किल फॉरेन पैथोजेंस, ये याद रखना। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और एग्जाम में बहुत बार आया भी नहीं है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा याद रख लो ताकि क्या पता 1% चांस वो आ भी जाए। नेक्स्ट वन इज एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड secretes adrenaline and is prepare the body to cope with emergency situation। है समझ में, इसको हम लोग बोलते हैं 3F हार्मोन। क्या बोलते हैं, 3F हार्मोन। ये जो एड्रिनल ग्लैंड है ना, ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, ये एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है पता है, मान के चलो ये हमारा किडनी है, ये किडनी का जो अपर वाला पार्ट होता है ना, एक येलो कलर का देखना एनसीईआरटी में दे रखा होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। ये एड्रिनल ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है, एक हार्मोन जिसका नाम होता है एड्रिनलिन। कभी कभार एक वर्ड के साथ तुम लोग सुने होंगे एक वर्ड एड्रिनलिन रश। तो ये जो एड्रिनलिन है, ये एड्रिनलिन कैसा हार्मोन है, एक इमरजेंसी हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी हार्मोन इसीलिए है क्योंकि एड्रिनलिन का सिक्रेशन जैसे ही बढ़ता है, एड्रिनलिन का सिक्रेशन जैसे ही बढ़ता है, हमारा हार्ट बीट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हार्ट बीट क्या होता है, बढ़ता है। हार्ट बीट जैसे ही बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन में ऑक्सीजन का लेवल भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। होता क्यों है मैं बताता हूँ। देखो एड्रिनल ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है, एड्रिनलिन हार्मोन। क्या सीक्रेट करता है, एड्रिनलिन हार्मोन। एंड दिस एड्रिनलिन हार्मोन इज नोन एज 3F हार्मोन। 3F हार्मोन। 3F हार्मोन क्यों बोला गया, देखो बिकॉज 1F is for fight, another one is for fright and another one is for flight। ऐसा में एक F हो गया फाइट, फ्राइट एंड फ्लाइट। फाइट मतलब मारने पे आ जाओगे, फ्राइट मतलब डर के भाग जाओगे, फ्लाइट मतलब बहुत तेजी में गुस्सा आ रहा है, ऐसा समझ में, तो जोर से भाग लोगे, ऐसा समझ में, अच्छा वहीं से भाग लोगे। फाइट क्यों करोगे, क्योंकि मान के चलो तुम्हें कोई थप्पड़ मार लिया तो तुम उसे छोड़ोगे नहीं, तुम गुस्सा हो जाओगे। जैसे ही गुस्सा हो गया मतलब तुम्हारा एड्रेनलिन हार्मोन क्या हो गया, बढ़ गया। क्योंकि वो सिचुएशन नॉर्मल सिचुएशन थोड़ी ना है, कोई तुम्हें मार रहा है तो तुम उसे थोड़ी छोड़ दोगे। तो जैसे ही उसका सिक्रेशन बढ़ता है तुम्हारा हार्ट बीट बढ़ जाता है। नहीं तो एक टीचर ने तुम्हें मार दिया तो देखना तुम्हारा हार्ट बीट अचानक से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि तुम डर गए हो। तो क्या है, फ्राइट। मान के चलो कोई सांप देख लिए, स्नेक देख लिए, तो स्नेक देख लिए तो इसका मतलब नहीं है तुम उसके साथ फाइट करोगे, तो फाइट तो नहीं करोगे तो क्या करोगे, फ्राइट, डर जाओगे। जैसे ही डरोगे तो तुम देखना ये महसूस करना तुम्हारा हार्ट बीट बढ़ जाता है। क्यों हार्ट बीट बढ़ता है, क्योंकि तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट होता है। ब्लड सर्कुलेशन इसलिए फास्ट होता है क्योंकि तुम डरे हुए हो, तो जैसे ही डरे हुए होते तो तुम्हारा ब्रीदिंग रेट में क्या होता है, डिफरेंस आता है। ब्रीदिंग रेट अचानक से बढ़ता है। ब्रीदिंग रेट अचानक से अगर नहीं बढ़ेगा, ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं बढ़ेगा। ऑक्सीजन का सप्लाई अगर नहीं बढ़ेगा, ऑक्सीजन का डिमांड अगर घट गया तो तुम क्या हो जाओगे, मर जाओगे। क्यों, क्योंकि हार्ट को उतना ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। हार्ट को जितना ऑक्सीजन मिलना चाहिए या फिर ब्लड सर्कुलेशन होने के लिए ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना होना है। तो अगर उस सर्कुलेशन को मेंटेन करना होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन को अगर मेंटेन करना होगा तो किसको सीक्रेट करवाना होगा, एड्रेनलिन हार्मोन। ये एड्रेनलिन हार्मोन क्या करेंगे, तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करवा देंगे ताकि ऑक्सीजन का डिमांड जो तुम्हारा बॉडी के अंदर है वो मेंटेन रहे। अगर मान के चलो कोई तुम्हारा दूर से कोई लायन या फिर टाइगर आ रहा है तो तुम्हारा हार्ट बीट तेज हो जाता है। जैसे हार्ट बीट तेज होता है तुम क्या कर जाते हो, भाग जाते हो। तो भागोगे अगर, कैसे भागोगे, उसके लिए एरोबिक रेस्पिरेशन करना होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे आएगा, जब ब्लड सर्कुलेशन तुम्हारा क्या होगा, फास्ट होगा। ये किसका काम है, एड्रेनलिन ग्लैंड। ये किसके ऊपर प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट ऑन द अपर पार्ट ऑफ द किडनी। किसके ऊपर प्रेजेंट है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है समझ में। एड्रेनलिन ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है, एड्रेनलिन हार्मोन। और एड्रेनलिन हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन या फिर बोलते हैं 3F हार्मोन। और 3F हार्मोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि 1F स्टैंड्स फॉर फाइट, अनदर वन इज फ्राइट, अनदर वन इज फ्लाइट। फाइट मतलब झगड़ोगे, फ्लाइट मतलब डर जाओगे, फ्लाइट मतलब भाग जाओगे। ऐसा समझ में। इन तीनों में से कोई एक चीज होगा, अगर इन तीनों में से कोई एक चीज़ तुम्हारे साथ हो रहा है, उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए तुम्हारा क्या करना पड़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करवाना पड़ेगा। क्योंकि जब ये अचानक से कुछ अनड्यू चीज़ होता है तुम्हारे साथ, तुम डर जाते हो तो तुम वहाँ से भाग जाते हो। भागने के लिए ना कुछ बहुत ज़्यादा अमाउंट का एनर्जी चाहिए होता है। तो एनर्जी कहाँ से मिलता है, रेस्पिरेशन से। तो रेस्पिरेशन कैसे होगा, बाय प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन। है समझ में, ओके। इसीलिए हमारा हार्ट बीट क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। चलो नेक्स्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ पैनक्रियास। पैनक्रियास का भी मैं तुम्हें बता दूं,
ये जो पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। एक्सोक्राइन एंडोक्राइन है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड या फिर मिक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। आए समझ में, ऐसा क्यों बोलते हैं? देखो, ये जो पेनक्रियाज है, ये पेनक्रियाज क्या करता है, दो हार्मोन सीक्रेट करता है एक साथ। एक तो सीक्रेट करता है इंसुलिन, दूसरा क्या सीक्रेट करता है, ग्लूकागॉन। एक बता देता हूँ तुम्हें एक्सप्लेन करके होता क्या है पेनक्रियाज में। देखो, ये हमारा पेनक्रियाज है, ओके। ये पेनक्रियाज के अंदर दो टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा हो गया पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या होता है, मिक्सोक्राइन ग्लैंड, मिक्सोक्राइन ग्लैंड। क्यों? इसके पास डक्ट भी है। क्यों? ये डक्ट भी है, प्लस ये क्या सीक्रेट करता है, हार्मोन भी सीक्रेट करता है। ऐसा समझ में, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सोक्राइन। डक्ट है इसीलिए क्या है, एक्सो, हार्मोन सीक्रेट करता है इसलिए क्या है, एंडो। एक्सो प्लस एंडो का मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्सोक्राइन ग्लैंड। पेनक्रियास क्या सीक्रेट करता है, क्या सीक्रेट करता है, दो हार्मोन सीक्रेट करते हैं। और पेनक्रियास के अंदर कितने सेल्स प्रेजेंट होते हैं, टू टाइप्स ऑफ सेल, वन इज अल्फा सेल्स, अनदर वन इज बीटा सेल्स। ऐसा समझ में? क्या सर ये एग्जाम में आएगा, इंपॉर्टेंट है? नहीं, अल्फा बीटा सेल्स के बारे में नहीं आएगा, लेकिन फीडबैक मैकेनिज्म को समझने के लिए पेनक्रियास समझना बहुत जरूरी है। फीडबैक मैकेनिज्म से क्वेश्चन आता है। ये जो अल्फा सेल्स है ये क्या सीक्रेट करते हैं, ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन। और ये बीटा सेल्स क्या सीक्रेट करते हैं, इंसुलिन। क्या सीक्रेट करते हैं, इंसुलिन। ओके, चलो आगे देखते हैं। अच्छा, ये ग्लूकागॉन का काम क्या होता है, जैसे ही ग्लूकागॉन सीक्रेट करते हैं, इट इंक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल। ब्लड के अंदर शुगर का लेवल या फिर ग्लूकोज का लेवल को क्या करता है, बढ़ाता है। कौन, ग्लूकागॉन। बीटा सेल्स में क्या होते हैं, इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, इट डिक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल मतलब ब्लड के अंदर शुगर या फिर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन को कौन घटाता है, इंसुलिन। ऐसा समझ में, दो चीजें। अगर इंसुलिन का कंसंट्रेशन घट गया, ऐसा समझ में, इंसुलिन अगर अच्छे से सीक्रेट होगा तब ब्लड में शुगर का लेवल डिक्रीज होगा। अगर ब्लड में शुगर का लेवल डिक्रीज होगा तो अच्छा है। अगर मान के चलो इंसुलिन ही अच्छे से सीक्रेट नहीं हो रहा है, ऐसा समझ में, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन है, मतलब इंसुलिन का कंसंट्रेशन क्या है, कम। अगर इंसुलिन कंसंट्रेशन कम है दैट मीन्स शुगर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर शुगर बढ़ेगा तो उससे एक डिजीज आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायबिटीज। क्या बोलते हैं, डायबिटीज। लेकिन मोर पर्टिकुलरली अगर इसको बोला जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। इसको क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलाइटस। ये नीट वालों के लिए आता है, 11-12 वालों के लिए आता है। तुम्हारा 10th में डायबिटीज मेलाइटस करके कोई नाम नहीं दे रखा है, तुम सिर्फ ये याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इंसुलिन का कंसंट्रेशन घट जाता है तो शुगर का लेवल बढ़ जाता है, तो उससे क्या हो जाता है, डायबिटीज। क्या होता है, डायबिटीज। ऐसे याद रख सकते हो, इंसुलिन घटा तो शुगर बढ़ेगा, अगर शुगर बढ़ेगा तो डायबिटीज होगा। क्या होगा, डायबिटीज होगा। आए समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आए समझ में। और इंसुलिन को सीक्रेट कौन करता है, बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास। बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास, वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर? ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट तुम्हें याद रखना होगा। पेनक्रियास को हम लोग मिक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि ये इसके पास एक डक्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनक्रियाटिक डक्ट। एज वेल एज ये क्या सीक्रेट करता है, दो एंडोक्राइन ग्लैंड वाला हार्मोन सीक्रेट करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तो हो गया ग्लूकागॉन, दूसरा हो गया इंसुलिन। ग्लूकागॉन क्या करता है, ब्लड में शुगर का लेवल या फिर ग्लूकोज का लेवल को इंक्रीज करता है, तो इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज का लेवल को डिक्रीज करता है। इसी तरह ये क्या होते हैं, मेंटेन्ड होते हैं। ब्लड में अगर शुगर का लेवल बहुत डिक्रीज हो जाएगा तब भी दिक्कत है, अगर ब्लड में शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज़। क्या हो जाएगा, डायबिटीज़। अगर ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो सर क्या प्रॉब्लम होगा, वहाँ से एक डिजीज़ आता है, उसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडस, जो कि तुम्हारा सिलेबस में नहीं है। डायबिटीज़ इंसिपिडस होने से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। क्या होता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। बहुत बार तुम्हें क्या लगेगा, टॉयलेट। जब तुम्हारा ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है ज़्यादा, तो देखना तुम्हारा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। ऐसा समझ में, क्यों, क्योंकि ड्यू टू द अल्फा सेल्स क्या सीक्रेट करते हैं, ग्लूकागॉन। तो बॉडी में अगर मेंटेन रहना हो तो अल्फा सेल्स को ग्लूकागॉन भी सीक्रेट करना होगा सही कंसंट्रेशन में, और बीटा सेल्स को इंसुलिन भी सीक्रेट करना होगा सही कंसंट्रेशन में। तब जाकर क्या रहेगा, बैलेंस मेंटेन रहेगा, तब एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। ऐसा समझ में, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, टेस्टिस। दो गोनाड्स, गोनाड्स में क्या आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा टेस्टिस, दूसरा आ जाएगा ओवरीज। तो टेस्टिस का काम क्या है, तुम्हें पता है, ये क्या सीक्रेट करेगा, टेस्टोस्टेरोन, एंड टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तुम्हें सब कुछ आता है। ये इट शोज चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जैसे कि मान के चलो क्या हो गया, अपीयरेंस ऑफ बियर्ड हो गया, अपीयरेंस ऑफ मॉस्टैच हो गए, एनलार्जमेंट ऑफ पेनिस हो गया, है कि नहीं। ये सारा चीज़ क्या हो जाएंगे, किसका फंक्शन हो जाएंगे, टेस्टोस्टेरोन के। उसके बाद दूसरा गोनाड क्या है, ओवरीज। ओवरीज क्या सीक्रेट करता है, ईस्ट्रोजन एज वेल एज प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन इज ए प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रेगनेंसी हार्मोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का कंसंट्रेशन प्रेगनेंसी के दौरान इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जो फीटस डेवलप कर रहा होता है उसको हम लोग क्या चाहिए होता है, नरिशमेंट। तो जो नरिशमेंट है वो नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है, प्रोजेस्टेरॉन, है समझ में। और एस्ट्रोजन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया ये सबको कौन मेंटेन करता है, एस्ट्रोजन। मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह के लिए, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एस्ट्रोजन, है समझ में। इतना हो गया हमारा हार्मोन्स इन एनिमल्स। अब हम लोग प्लांट्स के पास जाएंगे। प्लांट जाने से पहले एक आध दो चीज़ हम क्लियर कर लें जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना इंपॉर्टेंट लगा दूँ उतना कम पड़ेगा। दैट इज़ द फीडबैक मैकेनिज्म। जैसे कि तुम रेस्टोरेंट में जाते हो, खाना खाते हो, अगर खाना खराब होता है तो तुम लोग क्या फीडबैक देते हो कि तुम्हारा आज खाना क्या था, खराब। तो नेक्स्ट टाइम वो क्या करता है, सही करवाता है, उसको रेक्टिफाई करवाता है कि नहीं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीडबैक। इसी तरह एक फीडबैक मैकेनिज्म हमारा बॉडी के अंदर भी चलता है। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल जो तुम्हारा बुक में दे रखा है, जैसे कि देखो, इनिशियली मैं कंडीशन एज्यूम कर रहा हूँ कि शुगर लेवल इन ब्लड क्या हो गया, राइज। ब्लड में शुगर का लेवल क्या हो गया, राइज। अगर शुगर का लेवल राइज कर जाता है तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस। अगर डायबिटीज इंसिपिडस होता है तो क्या होता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। क्या होता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। क्या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना अच्छा है, तुम्हें बार बार टॉयलेट जाना अच्छा लगता है क्या? अलग बात है कि कुछ लोगों का होता भी होगा फेवरेट, है कि नहीं। तो अगर शुगर बढ़ रहा है तो डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है। तो डायबिटीज इंसिपिडस ना हो तो ये कौन डिटेक्ट करता है, द सेल्स ऑफ पेनक्रियस। विच सेल्स, पर्टिकुलरली द बीटा सेल्स। विच सेल्स, बीटा सेल्स। बीटा सेल्स क्या सीक्रेट करते हैं, इंसुलिन। क्या सीक्रेट करते हैं, इंसुलिन। शुगर लेवल जैसे ब्लड में राइज होता है तो इसको कौन डिटेक्ट करता है, सेल्स ऑफ पेनक्रियस। पेनक्रियस का सेल्स को कमांड किसने दे रखा होगा, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को सब कुछ पता होता है क्योंकि वो क्या होता है, एक मास्टर ग्लैंड होता है। तो शुगर लेवल जैसे ही ब्लड में राइज होता है तो क्या होता है, द पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, एक सिग्नल भेजता है किसको, बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियस, कि ये पेनक्रियस ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज हो चुका है तो उस शुगर का लेवल को मेंटेन करवाओ। तो मेंटेन कैसे होगा, इंसुलिन जैसे ही क्या सीक्रेट होगा तो इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, डिक्रीज। तो इट सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन टेक्स प्लेस। है समझ में। पहले ब्लड में शुगर का लेवल राइज हुआ, शुगर का लेवल जैसे ही राइज होता है तो उसको कौन डिटेक्ट करता है, पेनक्रियस डिटेक्ट करता है। तो पेनक्रियस जैसे डिटेक्ट करता है तो क्या सीक्रेट करता है, इंसुलिन। तो जैसे ही इंसुलिन सीक्रेट करता है तो ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाता है, फॉल्स। ब्लड शुगर लेवल क्या होता है, फॉल। तो ब्लड शुगर लेवल जैसे ही डिक्रीज होता है, ब्लड शुगर लेवल जैसे ही डिक्रीज होता है, इट स्टॉप सीक्रेटिंग मोर इंसुलिन। आया समझ में। इंसुलिन एक बार सीक्रेट हो गया तो ब्लड शुगर लेवल धीरे से गिर जाएगा। तो ब्लड शुगर लेवल जैसे ही धीरे से गिरेगा तो ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाएगा, मेंटेन। पहले शुगर लेवल क्या हुआ था, बढ़ा हुआ था, हमारा काम क्या था, घटाना। तो घट गया, जैसे ही घट जाता है तो और इंसुलिन सीक्रेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा इंसुलिन सीक्रेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड का शुगर लेवल और डिक्रीज हो जाएगा। अगर ब्लड का शुगर लेवल बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा तो फिर से क्या हो जाएगा, दिक्कत। क्यों, क्योंकि हमें क्या मेंटेन करना है, एक बैलेंस मेंटेन करना है। ब्लड शुगर लेवल राइज हुआ था तो उसको थोड़ा डिक्रीज कराएंगे ताकि वो क्या रहे, मेंटेन। तो ब्लड शुगर लेवल जैसे ही डिक्रीज होता है तो पेनक्रियस फिर से फीडबैक किसको सेंड करेगा, अपना बीटा सेल्स को। ये बीटा सेल्स तुम अपना इंसुलिन सीक्रेट करना क्या कर दो, बंद। क्योंकि ब्लड में अगर शुगर का लेवल डिक्रीज होता है, इसको कौन डिटेक्ट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन डिटेक्ट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड फिर से किसको सिग्नल सेंड करेगा, सेल्स ऑफ पेनक्रियस। तो सेल्स ऑफ पेनक्रियस में क्या होते हैं, बीटा सेल, जो इंसुलिन सीक्रेट कर रहा था और इंसुलिन को सीक्रेट नहीं करेगा। अरे यही वाला बात हो गया जो अभी मैं तुम्हें समझाया।
क्या हुआ है, देखो पैनक्रियाज में 2 सेल्स होते हैं, एक होता है अल्फा सेल, दूसरा होता है बीटा सेल। अल्फा सेल ज़्यादा ग्लूकागोन सीक्रेट किया होगा, इसलिए क्या हो गया, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया। तो ब्लड में शुगर का लेवल अगर बढ़ जाता है तो क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस है। डायबिटीज इंसिपिडस अगर होगा तो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये सिग्नल किसको सेंड करेगा, बीटा सेल को। तो बीटा सेल क्या सीक्रेट करेगा, इंसुलिन। जब इंसुलिन सीक्रेट होगा तो क्या हो जाएगा, इंसुलिन जैसे ही सीक्रेट होगा तो ब्लड का शुगर लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। दैट मीन्स ब्लड में शुगर का कंसंट्रेशन घटेगा। तो ब्लड में पहले बढ़ा हुआ था, अब थोड़ा घट गया, तो अब क्या हो जाएगा, मेंटेन। जैसे ही मेंटेन होता है तो बीटा, जैसे ही ब्लड में शुगर का लेवल क्या हो जाता है, घट जाता है, तो ये सिग्नल कौन डिटेक्ट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को समझ आ जाता है कि ब्लड में अभी शुगर का लेवल क्या हो चुका है, मेंटेन। तो ब्लड में अगर शुगर का लेवल मेंटेन हो चुका है तो अब इंसुलिन का सिक्रेशन और जरूरत नहीं है, तो उसको क्या करवा दो, बंद करवा दो। कैसे बंद करवाएंगे, तो सिग्नल किसको भेजेगा, बीटा सेल को, सो दैट बीटा सेल्स क्या करेगा, और सिक्रेट नहीं करेगा। क्या सिक्रेट नहीं करेगा, इंसुलिन और सिक्रेट नहीं करेगा। दिस इज नोन एज फीडबैक मैकेनिज्म। ये इंपॉर्टेंट है, आया समझ में। अगर ये समझ में नहीं आया हो और एक बार रिवाइंड करके देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। पहले शुगर का लेवल बढ़ा हुआ था, क्यों बढ़ा हुआ था, क्योंकि ग्लूकागोन ज़्यादा था, तो उसको क्या करना था, घटाना था। घटाएंगे कैसे, बाय द हेल्प ऑफ बीटा सेल। तो बीटा सेल क्या सिक्रेट करेगा, इंसुलिन। इंसुलिन जैसे ही सिक्रेट होगा ब्लड का शुगर लेवल डाउन। ब्लड का शुगर लेवल जैसे ही थोड़ा डाउन होगा तो ब्लड का शुगर लेवल क्या हो जाएगा, मेंटेन। वंस एक मेंटेन्ड सिचुएशन आ जाता है तो फिर और इंसुलिन का सिक्रेशन होना कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर ये सिग्नल किसको भेज देगा, पैनक्रियाज को। पैनक्रियाज क्या नहीं करेगा, और इंसुलिन सिक्रेट नहीं करेगा, यहाँ से बंद हो जाएगा। यही फीडबैक मैकेनिज्म है, आया समझ में। बस आगे बढ़ते हैं। अगेन द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स कैसे होता है, सुनो। देयर इज ट्रॉपिक मूवमेंट, एक होता है ट्रॉपिक मूवमेंट, दूसरा होता है नास्टिक मूवमेंट। दोनों को याद रखने का तरीका मैं बता देता हूँ। एन फॉर नास्टिक मूवमेंट एंड एन फॉर नॉन डायरेक्शनल। एन फॉर नॉन डायरेक्शनल याद रखना बोर्ड एग्जाम तक। एन फॉर नास्टिक, एन फॉर नॉन डायरेक्शनल, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो पहले क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, टी फॉर ट्रॉपिक। अगर ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट। क्या पढ़ेंगे, डायरेक्शनल मूवमेंट, द डायरेक्शनल ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली। एक्सटर्नल स्टिमुली प्लांट के लिए क्या हो सकता है, सनलाइट हो सकता है, क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है, और क्या हो सकता है, कुछ केमिकल्स हो सकते हैं। तो ये सारे चीज़ क्या हो गया, एक्सटर्नल स्टिमुली। जैसे हमारे लिए एक्सटर्नल स्टिमुली क्या है, साउंड हो गया। एक्सटर्नल स्टिमुली क्या हो गया, कुछ खाना हो गया। इसी तरह प्लांट के लिए एक्सटर्नल स्टिमुली क्या होता है, सनलाइट होता है, वाटर होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं जो उसका ग्रोथ के लिए हेल्प करें। सो ग्रोथ टुवर्ड्स स्टिमुलस इज द पॉजिटिव ट्रोपिज्म एंड अवे फ्रॉम द स्टिमुलस इज नेगेटिव ट्रोपिज्म। अगर ये मान के चलो प्लांट है, अगर ये प्लांट का ग्रोथ टुवर्ड्स सनलाइट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। अगर ये रूट्स है, रूट्स का ग्रोथ अवे फ्रॉम सनलाइट है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव। बहुत सिंपल है। अगर टुवर्ड्स द स्टिमुलस हो रहा है तो पॉजिटिव ट्रोपिज्म बोलेंगे, अगर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस हो रहा है तो इसको नेगेटिव ट्रोपिज्म बोलेंगे। तो पहला ट्रोपिज्म क्या है, फोटोट्रोपिज्म। एज द नेम इंडिकेट्स, फोटो इज रिलेटेड टू सनलाइट। तो मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू सनलाइट। जैसे कि लीव्स हो गए, लीव्स क्या शो करेंगे, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। लेकिन जो रूट्स है क्या शो करेंगे, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। क्या शो करेंगे, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। क्यों, क्योंकि जो रूट्स है दे ट्रैवल अवे फ्रॉम द सनलाइट, लेकिन जो लीव्स हो गए, स्टेम पार्ट्स हो गए, दे विल मूव towards sunlight. This is phototropism. Then next one is geotropism. Geo means is related to earth. earth में क्या होता है, gravity. तो अगर किसी प्लांट पार्ट टूवर्ड्स ग्रेविटी मूव कर रहा है तो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, अगर कोई प्लांट पार्ट अवे फ्रॉम ग्रेविटी मूव कर रहा है तो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म कौन शो करता है, रूट ग्रेविटी के तरफ जाता है तो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, और जो स्टेम या फिर लीव्स होते हैं अवे फ्रॉम ग्रेविटी जाते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। अपवर्ड और डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ शूट्स और रूट्स इन रिस्पॉन्स टू पुल ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज जियोट्रोपिज्म। क्लियर। नेक्स्ट वन इज हाइड्रोट्रोपिज्म। इन चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन है वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं बहुत श्योर हूँ कि एग्जाम में कौन सा वाला पूछेगा। ये तीन में से कोई नहीं पूछेगा, और लास्ट वाला पूछ लेगा केमोट्रोपिज्म, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार जो पूछा गया केमोट्रोपिज्म, और पॉजिटिव नेगेटिव करके अगर पूछेगा तो फोटो और जियो से पूछेगा, आया समझ में। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा वो केमोट्रोपिज्म से पूछेगा। ठीक, चलो खत्म कर रहे हैं इसको जल्दी। अब देखो हाइड्रोट्रोपिज्म, एज द नेम इंडिकेट्स हाइड्रो मीन्स वाटर।
हाइड्रो मीन्स वाटर, अगर वाटर के तरफ मूव कर रहा है तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, अगर वाटर से दूर भाग रहा है उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू वाटर इज नोन एज हाइड्रोट्रोपिज्म। तो मुझे बताओ रूट्स का जो मूवमेंट होता है किसके तरफ होता है, टूवर्ड्स वाटर। तो क्या शो करते हैं, रूट्स क्या शो करते हैं, पर्टिकुलरली रूट शो करते हैं पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, लेकिन जो लीव्स होते हैं या फिर स्टेम होते हैं वो नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करते हैं। आया समझ में। वेरी इंपॉर्टेंट इज द केमोट्रोपिज्म। केमोट्रोपिज्म इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीबीएसई में बहुत बार पूछा गया है। द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलस। केमिकल स्टिमुलस को देखकर अगर कोई मूवमेंट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमोट्रोपिज्म। तुम्हें याद होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़े होगे। ये हमारा क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारा स्टिग्मा। स्टिग्मा में कौन लैंड करता है, पोलन ग्रेन। कौन लैंड करते हैं, पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं तो पोलन ट्यूब किसके तरफ ट्रैवल करता है, टूवर्ड्स द ओव्यूल और द ओवरी। ओव्यूल या फिर ओवरी की तरफ कौन ट्रैवल करता है, पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब तो अपने आप ट्रैवल नहीं कर रहा होगा, क्यों ट्रैवल करता है, क्योंकि ये ओवरी ऐसा कुछ केमिकल सीक्रेट करता है कि वो पोलन ट्यूब किसके तरफ आए, ओव्यूल की तरफ आए। और जैसे ओव्यूल की तरफ आएगा पोलन ट्यूब तो इसके अंदर क्या होता है, मेल गैमेट। और मेल गैमेट किसके पास पहुंचेगा, फीमेल गैमेट। तो ये फीमेल गैमेट किसको अट्रैक्ट करता है, मेल गैमेट को, बाय यूजिंग सम केमिकल्स। तो ये जो ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, केमोट्रोपिज्म। द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ए केमिकल व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय एन ओव्यूल ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इज एन एग्जांपल ऑफ केमोट्रोपिज्म। ये एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। पोलन ट्यूब वाला एग्जांपल याद रखना, केमोट्रोपिज्म जब भी बोल दे पोलन ट्यूब दिमाग में आ जाना चाहिए, है समझ में। द लास्ट वन इज फाइटो हार्मोन्स। व्हाट आर फाइटो हार्मोन्स, फाइटो मीन्स प्लांट, प्लांट रिलेटेड हार्मोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइटो हार्मोन्स। द ग्रोथ इन प्लांट्स इज कंट्रोल्ड बाय सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस नोन एज फाइटो हार्मोन्स। जैसे एनिमल में कुछ हार्मोन्स होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, एनिमल हार्मोन्स। क्या क्या थे एनिमल हार्मोन्स, थायरोक्सिन हो गए, फिर क्या हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, रिलीजिंग हार्मोन हो गया, और बहुत सारे हार्मोन्स हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं, वो सब किसका एग्जांपल है, एनिमल हार्मोन का। इसी तरह प्लांट के भी 4-5 प्रकार के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फाइटो हार्मोन्स। आया समझ में। तो फाइटो हार्मोन्स में जो पहला हार्मोन आता है, 2 टाइप के फाइटो हार्मोन्स होते हैं। ये जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है ग्रोथ प्रोमोटर। क्या होता है, ग्रोथ प्रोमोटर, मतलब जो ग्रोथ करवाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रोथ प्रोमोटर। और एक फाइटो हार्मोन्स होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर। क्या बोलते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर, जो कि ग्रोथ होने से रोकेगा। आया समझ में। तो ग्रोथ प्रोमोटर में कौन से आते हैं, मैं लिखवा देता हूं पहले से। देखो ग्रोथ प्रोमोटर में जो पहला हार्मोन आता है वो आता है ऑक्सीन। कौन आता है, ऑक्सीन। दूसरा क्या आता है, जिबरलिन। क्या आता है, जिबरलिन। एंड द लास्ट वन क्या आता है, साइटोकाइनिन। क्या आता है, साइटोकाइनिन। और ग्रोथ इनहिबिटर में कौन आता है, एक तो आता है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, और सेकंड वन आता है इथिलीन। क्या आता है, इथिलीन। ये दोनों क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर, और ये 3 क्या है, ग्रोथ प्रोमोटर। तो ऑक्सीन क्या होता है, when we are talking about oxygen, it is synthesized at the shoot tip of plant body. Let's suppose ये shoot है, ये shoot tip में क्या सीक्रेट होता है, ऑक्सीन। क्या सीक्रेट होता है, ऑक्सीन। प्रमोट सेल इलोंगेशन, रूट फॉर्मेशन, सेल डिवीजन। यहाँ पे जितना ज़्यादा सेल डिवीजन होगा धीरे धीरे इसका हाइट क्या होगा, बढ़ेगा। और जैसे इसका हाइट बढ़ेगा ये किसका फंक्शन कहलाएगा, ऑक्सीन का। हाइट बढ़ाने में सेल इलोंगेशन, रूट फॉर्मेशन। देखो रूट भी धीरे धीरे बढ़ता है, रूट धीरे धीरे बढ़ता है, मतलब रूट का जो टिप है यहाँ पे कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीन प्रेजेंट होता है। ऑक्सीन क्या करवाते हैं, सेल डिवीजन सेल इलोंगेट करवा देते हैं, सेल डिवीजन करवा देते हैं और सेल इलोंगेट करवा देते हैं, ताकि उसका हाइट क्या हो जाए, बढ़ जाए। ये ऑक्सीन का एक फंक्शन है। और दूसरा क्या है, प्रिवेंट फ्रॉम प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीव्स। लीव्स का जल्दी मर जाना से क्या करते हैं, लोग रोकते हैं। लीव्स जल्दी ना मर जाए उसको कौन रोकता है, ऑक्सीन रोकता है। आया समझ में। ये 2 फंक्शन तुम्हें याद रखना है, सेल इलोंगेशन, रूट फॉर्मेशन, सेल डिवीजन। और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, रूट एंड शूट टिप। रूट एंड शूट टिप में क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीन प्रेजेंट होता है। इतना बस याद रखना है। और ऑक्सीन का फंक्शन क्या होता है, क्योंकि ये रूट या फिर शूट टिप में प्रेजेंट होता है तो ये ऑक्सीन क्या करते हैं, सेल डिवीजन करते हैं। क्योंकि ये कंटिन्यूअस सेल डिवीजन करते हैं तो इसका क्या होता है, धीरे से क्या होता है, इसका ग्रोथ बढ़ता है या फिर हाइट बढ़ता है। ऐसा समझ में। प्राइमरी लेवल में बस इतना ही है। ऑक्सीन का और भी बहुत सारे फंक्शंस है जो कि तुम लोग 11th-12th में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा नहीं दे रखा है।
सिर्फ इतना याद रखना, रूट और शूट टिप में कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होता है? ऑक्सिन। तुरंत आंसर आना चाहिए ऑक्सिन। किस 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 क्या होता है इसका फंक्शन? प्रमोट सेल इलोंगेशन, रूट फॉर्मेशन एंड सेल डिवीजन। बस चलो नेक्स्ट, द लास्ट वन इज दैट इज जिबरलिन। जिबरलिन क्या होता है? जिबरलिन स्टिमुलेट्स स्टेम एलोंगेशन। मोर पर्टिकुलरली अगर स्टेम एलोंगेशन का क्वेश्चन आए तो स्टेम एलोंगेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन रिस्पॉन्सिबल है? जिबरलिन। सेल इलोंगेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सिन। लेकिन स्टेम को अगर कोई बढ़ा रहा है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जिबरलिन। स्टिमुलेट्स बर्ड स्प्राउटिंग, फ्लावरिंग, फ्रूट डेवलपमेंट एंड सीड जर्मिनेशन। दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक सीड जर्मिनेशन दिख जाए और दूसरा स्टेम इलोंगेशन दिख जाए। अगर ये दो वर्ड दिख जाए तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जिबरलिन। जिबरलिन ग्रोथ प्रमोटर है या इनिवेटर? देखो ग्रोथ करवा रहा है, दैट मीन्स ये क्या कर रहा है? उसको प्रमोट कर रहा है, तो ये ग्रोथ प्रमोटर होगा। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं बताओ? ऑक्सिन। ये भी क्या होगा? ग्रोथ प्रमोटर होगा। उसके बाद क्या है? साइटोकिनिन। साइटोकाइनिन क्या होता है? सी फॉर साइटोकाइनिन एंड देखो सी फॉर सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन किस में करता है? लीव्स में। डिले एजिंग ऑफ लीव्स। लीव्स का जो एजिंग है इसको क्या कर देता है? बढ़ाता है। स्टिमुलेट सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को कौन स्टिमुलेट करता है? साइटोकिनिन थ्रू आउट द प्लांट। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट इज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। क्यों? क्योंकि एब्सिसिक एसिड क्या है? ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ को ये रोकता है। उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट हेल्प्स इन द क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। वेरी इंपॉर्टेंट। स्टोमाटल क्लोजर कभी कभार आ सकता है, स्टोमाटल क्लोजर। तो स्टोमाटल क्लोजर में कौन हेल्प करता है? एब्सिसिक एसिड। और क्या काम है इसका? इट इनहिबिट्स स्टेम ग्रोथ इन रेस्पॉन्स टू ड्रॉट। अगर कभी ड्रॉट हो जाए तो स्टेम ग्रोथ को ये क्या करेगा? रोकेगा। क्यों? क्योंकि अगर उस टाइम स्टेम का ग्रोथ होगा तो स्टेम क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो स्टेम का ग्रोथ ही ना हो उसको क्या कर देता है? एब्सिसिक एसिड रोक देता है। और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इज इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑफ डोरमेंसी ऑफ बर्ड एंड सीड। बर्ड और सीड क्या रहे? डोरमेंट। डोरमेंट मतलब लेट्स सपोज जो ड्राइड है वो ड्राइड होकर ही रहे, क्योंकि अगर वंस वहाँ से स्प्राउटिंग हो गया या फिर जर्मिनेशन हो गया और मेरा एग्रीकल्चर का सीजन नहीं आया होगा तो सीड क्या हो जाएगा? खराब। तो सीड तब तक क्या रहे? डोरमेंट रहे, मरा हुआ रहे। तो उसके लिए कौन हेल्प करता है? एब्सिसिक एसिड हेल्प करता है। जब वो पर्टिकुलर सीजन आएगा तब अगर वो स्प्राउटिंग करेगा या फिर जर्मिनेशन करेगा वो सीड, तब मैं जाकर सॉइल में डालूंगा तो वहाँ से प्लांट निकलेगा तो प्लांट बनेगा। लेकिन वो सीजन ही नहीं आया होगा और मैं उस सीड को लेकर डाल दूंगा तो वहाँ से जर्मिनेशन हो जाएगा, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? मर जाएगा। वो चीज़ ना हो इसलिए उसको कौन रोकता है? एब्सिसिक एसिड रोकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, दो वर्ड याद रखना है। एक तो यहाँ से आ गया स्टोमाटल क्लोजियर, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को दूसरा हम लोग क्या बोलते हैं? एबीए हार्मोन, एब्सिसिक एसिड। और दूसरा क्या है? मेंटेन्स डोरमेंसी इन बर्ड्स एंड सीड। डोरमेंसी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? एब्सिसिक एसिड रेस्पॉन्सिबल है। आया समझ में? एब्सिसिक एसिड। द लास्ट वन इज इथिलीन। इथिलीन क्या है? इथिलीन इज ए गैसियस हार्मोन। देखे होगे बहुत सारे फ्रूट्स के दुकान में वो क्या करते हैं, वो जो केला आता है, केला कैसा होता है? एकदम हरा होता है, लेकिन ये क्या करते हैं? स्प्रे डाल देते हैं। जैसे स्प्रे डालते हैं तो हरा से क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। क्यों? तुरंत एक ही मतलब ओवरनाइट क्या हो जाता है? पीला हो जाता है, ड्यू टू द इथिलीन। इथिलीन इज ए गैसियस हार्मोन, इट हेल्प्स इन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ये फ्रूट को क्या कर देता है? राइपन। बहुत लोग पूछते हैं क्या सर वो जो डालते हैं केमिकल वो हमारे लिए हार्मफुल है? नहीं, हार्मफुल नहीं है। वो क्या है? इथिलीन हार्मोन है, वो नेचुरल ही है। ऐसा समझ में? सिंथेटिक हार्मोन अलग है, 2,4-D, बहुत सारे अलग अलग सिंथेटिक हार्मोन्स आते हैं, लेकिन ये सिंथेटिक नहीं है। ऐसा समझ में? एंड प्रमोट्स एजिंग इन लीव्स। एजिंग इन लीव्स ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक याद रखो, स्टिमुलेट्स रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तुम्हारे क्लास के लिए इतना काफ़ी है। अगर रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इथिलीन हार्मोन। और इथिलीन हार्मोन इकलौता हार्मोन है, इसलिए क्या होता है? गैसियस। क्या होता है? गैसियस हार्मोन होता है। अगर इसका तुम्हें फॉर्मूला लिखने के लिए कभी पूछ ले तो इसका फॉर्मूला होता है C2H4। क्या होता है? C2H4 is the formula of ethylene and it promotes fruit and leaf drop। अगर फ्रूट बन गया हो या फिर लीफ पक गया हो उसको ये क्या करवा देता है? गिरा देता है। कौन? इथिलीन। है समझ में? चलो नेक्स्ट, द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज नास्टिक मूवमेंट। व्हाट इज नास्टिक मूवमेंट? द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट देखिए, चुई मुई प्लांट मिमोसा प्यूडिका, मिमोसा प्यूडिका, ये जो मिमोसा प्यूडिका है ये कैसा मूवमेंट करता है? नॉन डायरेक्शनल। उसका कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होता है, वो कैसे तैसे करके क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नास्टिक मूवमेंट। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट इन प्लांट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुली इज कॉल्ड
नास्टिक मूवमेंट। स्टिमुली मतलब मान के चलो मैं छू लिया, तो मैं उसको जैसे ही जाकर छूता हूँ उसका वाटर कंसंट्रेशन क्या आ जाता है, नीचे। अगर वाटर नीचे आ जाएगा तो ये क्या हो जाता है, बंद। क्या हो जाते हैं, बंद। और एक भी है वेनस फ्लाई ट्रैप। वेनस फ्लाई ट्रैप प्लांट करके एक आता है, वो भी क्या करता है, नास्टिक मूवमेंट शो करता है। ये जो मिमोसा प्यूडिका है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, छुई मुई प्लांट। आया समझ में? ये सब क्या शो करते हैं, नास्टिक मूवमेंट। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा बार आता भी नहीं है एग्जाम में, ठीक, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, इसको याद रख के जाना। प्लांट्स हैव नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू, इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होता है फॉर कंडक्शन। दे चेंज शेप बिकॉज ऑफ चेंज इन अमाउंट ऑफ वाटर। मैं बताया ना अभी, वाटर का अमाउंट में चेंज होगा तो लीव्स क्या हो जाएंगे, क्लोज। When we touch the leaves of sensitive plant like Mimosa pudica, touch me not, they fold due to change in concentration of water। मान के चलो ये Mimosa pudica का प्लांट है, ये लीव्स है, आया समझ में? ये हर तरफ इक्वल अमाउंट के वाटर भरे हुए थे, लेकिन मैं जाकर यहाँ पे टच कर लिया, जैसे ही टच करूँगा यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल थे वो कहाँ आ जाएंगे, अंदर। कहाँ आ जाएंगे, अंदर। जैसे ये अंदर आ जाएंगे, ये क्या हो जाता है, क्लोज। ये क्या हो जाता है, क्लोज। आया समझ में? और दूसरा क्या एग्जाम्पल है, व्हेन इंसेक्ट्स कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ मॉडिफाइड लीफ ऑफ वेनस फ्लाई ट्रैप। ये वेनस फ्लाई ट्रैप का लेट सपोज लीव्स है, यहाँ पे इंसेक्ट जैसे ही आता है ये क्या हो जाता है, क्लोज। क्या हो जाता है, क्लोज। क्यों? क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन कहाँ आ जाता है, अंदर। जैसे ही अंदर आ जाता है तो लीफ क्या हो जाता है, क्लोज। इसी के साथ पूरा चैप्टर क्या हो जाता है आज का खत्म। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बहुत ट्राई किया हूँ कि एक ही वीडियो में सारा कुछ इन डिटेल डिस्कस करने के लिए, ये हो चुका है पूरा कंप्लीट। तो थैंक यू all and we will discuss more chapters in the coming days. Okay, so thank you.